कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारी सारा फ्रॉम मैनवा रिकैप समरी एक्सप्लेन। और इस सीरीज के सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। तो क्या आप लोग तैयार है उस सच का सामना करने के लिए जो डैनियल की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी हैंडसम बॉडी जिसके दम पर उसने नई जिंदगी शुरू की, वो असल में एक जिंदा इंसान की है। हमारा लड़का शिनयोंग आ पहुंचा है सीधा सोल सिटी में। और क्यों? क्योंकि उसे वास्को के 10,000 वापस करने हैं। आते ही इसका इंटरनल मोनोलॉग चालू हो जाता है। यार, ये सोल ऐसी जगह है ना, यहाँ जरा सी भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब सब कुछ खो सकते हो। बंदा आना तो नहीं चाहता था वापस, बट कसम से वो 10,000 वापस करके ही रहेगा। अब सोल में एंट्री मारनी है तो स्टाइल तो बनता है बॉस। शिनयोंग ने सुना है कि आजकल हिप हॉप का जमाना है, सारे कूल किड्स वही पहन रहे हैं, तो हमारा भाई भी पूरी तैयारी के साथ आया है, फुल स्वैग में, हिप हॉप स्टाइल कपड़े वपड़े पहनकर, सो दैट कोई उसे हल्का न ले। अंदर ही अंदर सोच रहा है, हाँ अब लग रहा हूँ ना मैं भी शहर का। ये कपड़े A1 है, अब कोई मुझे नीची नजर से नहीं देखेगा, है ना? लेकिन माय डियर फ्रेंड, अ बिग LOL टू दैट, क्योंकि आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं वो उसे देखकर पता है क्या फुसफुसा रहे, भाई ये गैंगस्टर है क्या? सीरियसली एक बार इसको ठीक से देखो तो है ये 12th क्लास का लड़का, पर शक्ल ऐसी है जैसे इसका खुद का बच्चा 12th में होगा। हाय बेचारा। बट यू नो, कुछ लोगों की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। खैर, अब मिशन पे फोकस करते हैं। उसे जे हाई स्कूल ढूंढना है, वास्को वही मिलने वाला है। मन में अभी भी वास्को को कोस रहा है, उस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि कपड़े $10,000 के नहीं आते। पर फिर उसे याद आता है वो बैग जिसपे खून लगा हुआ था। एक सेकंड के लिए इसकी फट जाती है, कहीं उसने ये पैसे कमाने के लिए किसी को टपका तो नहीं दिया। मैं बस जल्दी से उसे पैसे वापस देकर माफी मांग लूंगा तो वो मुझे नहीं मारेगा। जस्ट देन सीन में एंट्री होती है ब्रेक डक की। ये बेचारा रेस्टोरेंट के पैम्पलेट्स बांट रहा है, बट कोई भी उससे ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो इस कंट्री का नहीं है और लोग उसे देखकर इग्नोर मार रहे हैं। ऊपर से उसका बॉस भी बदतमीजी से बात कर रहा है। ये सब देखकर हमारे शिनयोंग का खून खौल जाता है। वो सीधा ब्रेक डक के बॉस के सामने जाके खड़ा हो जाता है और क्या डायलॉग मारता है सुनो। मिस्टर, अपनी एज के हिसाब से बात करो, रेसिस्ट मत बनो। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करता जो किसी को उसके रीजन से जज करता है। अब शिनयोंग की शक्ल और ऊपर से ये डायलॉग्स, बॉस तो डर ही जाता है। मन में सोचता है पक्का गैंगस्टर है ये, और फटाफट सॉरी माफ कर दो कहते हुए ब्रेक डक के पैसे दे देता है। ब्रेक डक बेचारा शुक्रिया में झुक जाता है और शिनयोंग को कहता है कि उस पर बहुत कर्ज है और उसे थाईलैंड में अपनी फैमिली को पैसे भेजने, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी उसके लिए पैसा है। कहानी में ट्विस्ट, तभी वहाँ आ धमकता है वास्को का एक जूनियर, और ये वही वाला है जो हमेशा वास्को से पंगे लेता रहता है। अब सीन क्या है, ब्रेक डक शिनयोंग के सामने शुक्रिया में झुका हुआ है और इस जूनियर को लगता है कि शिनयोंग बेचारे ब्रेक डक को बुली कर रहा है। ओह गॉड, द मिसअंडरस्टैंडिंग इज रियल। जूनियर का गुस्सा 7वें आसमान पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक इंसान जो बाहर से यहाँ काम करने आया है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम तो नीच से भी नीच इंसान हो। और बेचारा शिनयोंग मन में सोच रहा है, अरे भाई मैं तो हेल्प कर रहा था, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, ये वास्को का जूनियर है। वेट, एक्शन सीक्वेंस अलर्ट। ऊपर बिल्डिंग पे कोई काम कर रहा है और उसके हाथ से एक ईंट, अ ब्रिक, फिसल जाती है और ये सीधा गिरने वाली है वास्को के जूनियर के सर पर। बट हमारा हीरो शिनयोंग अचानक से सुपर स्पीड में उसे धक्का देकर बचा लेता है। लेकिन जूनियर को तो कुछ पता ही नहीं चला कि उसका सर फटने से बचा है। उसे क्या लगा कि शिनयोंग ने उस पर अटैक किया है, और आसपास की पब्लिक, उनका तो अलग ही ड्रामा चालू हो गया। वो देखो फाइट हो रही है, एक गैंगस्टर एक लड़के को मार रहा है। पिक्चर को और ड्रामेटिक बनाने के लिए शिनयोंग ने वो गिरती हुई ईंट भी हाथ में पकड़ लिया। अब पब्लिक के लिए तो ये फुल ऑन मसाला मूवी बन गई है। उसके हाथ में ईंट है, वेपन है, पुलिस को बुलाओ। बेचारा शिनयोंग सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया। शिनयोंग बेचारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो वास्को को कुछ वापस करने आया था जो उसने उससे लिया था। इस पर जूनियर का दिमाग और घूम जाता है। क्या वास्को ने तुम्हें मारा था? तो तुम भी उसे मारने आए हो? तुम वास्को को चैलेंज कर रहे हो? अब तो जूनियर फुल फाइटिंग मोड में आ गया। हो सकता है वास्को बेवकूफ हो, लेकिन वो मेरा लीडर है। और लो जी, सिचुएशन और भी खराब। वास्को की पूरी गैंग आ जाती है। क्या ये बंदा हमारे सीनियर वास्को भाई से फाइट करने आया है? अब तो शिनयोंग घिरा हुआ है। मन में सोच रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी से क्लियर करना पड़ेगा। पर अब उसके सामने है एक धर्म संकट। अगर उसने सच बताया कि उसके कपड़े तो सस्ते थे और उसने वास्को से 10,000 लिए,
तो ये लोग उसे धोखेबाज समझेंगे और ये सच पता चल गया तो ये लोग उसे पक्का मारेंगे। तो हमारा हीरो क्या करता है? ऑप्शन बी, भागो। एक पागल सांड की तरह वो वहाँ से निकल लेता है। पीछे पूरी गैंग। शिनयोंग पार्किंग लॉट में छुपा हुआ सोच रहा है, यार ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस पैसे वापस करने आया था, मैं यहाँ पार्किंग लॉट में क्यों छुपा हूँ? जल्दी से वास्को को ढूंढकर उसके पैसे वापस करता हूँ और इस नरक से निकलता हूँ, वो सोचता है। बट वेट, अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो बैग जिसमें पैसे थे वो है ही नहीं। ही चेक्स एवरीवेयर। वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है, पूरा नंगा हो जाता है, बट द मनी इज गॉन। मन में बस एक चीख है, वो पैसे यहाँ नहीं है। भाई का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत वापस उस जगह भागता है जहाँ उसे ब्लैक पैक मिला था और रैंडम लोगों को पकड़ पकड़ के पूछने लगता है, मेरा बैग देखा 10,000 वाला, ध्यान से याद करो। और भाई उसके पूछने का स्टाइल इतना पोलाइट था कि दूर से देखने वालों को लगा कोई गैंगस्टर बेचारों को धमका रहा है। पब्लिक आपस में फुसफुसाने लगी, देखो देखो गुंडा, पुलिस को बुलाओ। और सियनोंग बेचारा अपने मन में परेशान, यार ये पैसे नहीं मिले तो सब सोचेंगे मैं सच में या वास्को से पंगा लेने आया। पुलिस को कॉल करूं? नहीं, मैंने तो वास्को से झूठ बोला था कि मेरे कपड़े 10,000 के, उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। जस्ट जब वो ये सब सोच रहा था, एक फरिश्ता या शैतान सामने आता है। हे, पैसों का बैग? हाँ मैंने देखा है। सियनोंग की तो आंखें चमक उठती हैं, सच में? कहाँ देखा भाई? थैंक गॉड। लेकिन रुको, ट्विस्ट अभी बाकी है। वो बंदा बोलता है, वो पैसों का बैग उस ब्लैक बैग के पास है, मैंने उसे अपनी पॉकेट में रखते हुए देखा और वो वहां से भाग गया। सियनोंग का दिल डूब जाता है। क्या वो फॉरेनर? नहीं यार, वो वैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कहा था उस पर बहुत सारा कर्जा है। ओह, तो वो मेरे पैसों से अपना कर्जा चुकाएगा। मैंने सोचा ही था, ये जगह क्राइम से भरी पड़ी है। खैर, पैसे तो वास्को के थे, वापस लाने ही होंगे। जैसे ही वो ये रेजोल्यूशन लेता है, पीछे देखो वास्को के चेले आ पहुंचे। देखो वो रहा, एक फॉरेनर को परेशान कर रहा था। अब सियनोंग इन हरामखोरों से तंग आ चुका था कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक बच्चे पर जो सीधा एक बाइक के नीचे आने वाला। सियनोंग का पहला थॉट, भाग ले बेटा, बच्चे को नहीं बचा सकता, सॉरी। लेकिन हमारा सियनोंग चाहे जैसा भी हो, दिल का है हीरा। वो कूदकर न सिर्फ बच्चे को बचाता है बल्कि बाइक वाले को एक टक्कर में दूर फेंक देता है। लेकिन अब वास्को के गुंडों से भी तो बचना है। तो भाई ने क्या किया, उसने बच्चे को गोद में उठाया और उसी के साथ भाग गया। पीछे से बर्न नकल्स चिल्ला रहे हैं, अबे उसने बच्चे को किडनैप कर लिया, उस हरामजादे ने एक बच्चे को उठा लिया, पकड़ो उसे। और गेस करो ये तमाशा कौन देख रहा था? अपना हीरो जे। एनीवे, सियनोंग थोड़ा आगे जाकर बच्चे को नीचे रखता और कहता है, बच्चे अपना ध्यान रखना। लेकिन बच्चे को तो इतनी तेज दौड़ में झूले जैसा मजा आ गया, वो कहता है, मिस्टर एक बार और प्लीज प्लीज। इतने में ही पीछे से फिर आवाज आई, वास्को के गुंडे, और इस बार उनके साथ जे भी था। वो देखो वहाँ है। सियनोंग बेचारा सोचता है, शिट, इस बच्चे की वजह से मैं इनसे दूर नहीं भाग पाया। सियनोंग फिर भागने लगता है, पर रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को ढेर सारा सामान ले जाते हुए देखता है और हमारा सॉफ्टी सियनोंग फिर पिघल गया, उसकी मदद करने लगा। पर फिर याद आया, अरे यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे भागना है। और वो उस आदमी का सामान छोड़ के फिर से दौड़ पड़ा और जैसे ही वो भागा, उसकी टक्कर एक आदमी से हो गई। धड़ाम! उस आदमी के हाथ से एक लड़की का पर्स उछल के सीधा सियनोंग के हाथों में। जिस लड़की का पर्स था वो साइड में बैठ के रो रही थी और अब सबकी नजरों में सियनोंग बन गया एक चोर, मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल एक्सपर्ट। पहले गैंगस्टर, फिर किडनैपर, अब चोर। वाह सियनोंग वाह! अब तो भाई फुल मिसअंडरस्टैंडिंग का रायता फैल चुका था। हर तरफ यही अफवाह थी कि कोई बंदा वास्को को जान से मारने आया। ये खबर इतनी तेजी से फैल गई कि बर्न नकल्स की सेकंड ईयर वाली गैंग भी सियनोंग के पीछे लग गई। और इधर हमारा प्यारा डैनियल आराम से आइसक्रीम खा रहा होता है। उसके बगल में कौन? खुद वास्को, वो भी आइसक्रीम खा रहा है। डैनियल उससे कहता है, वास्को सुना है कोई तुम्हें मारने आया? और वास्को का रिएक्शन एकदम चिल होके, क्या मुझे वैग हो तो ऐसा। खैर, इन सब से बचने के लिए सियनोंग एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर के वॉशरूम में जाके छुप जाता है। लेकिन किस्मत देखो, वास्को का एक बंदा उसे ढूंढते हुए वहीं आ जाता है और ये बेवकूफ खिड़की से बाहर झांकने लगता है कि कहीं सियनोंग बाहर तो नहीं छिपा। 5 फ्लोर्स अप। ऑफ कोर्स इसका हाथ फिसलता है और वो बस गिरने ही वाला होता है कि हमारा हीरो सियनोंग इसे गर्दन से पकड़ के बचा लेता है। लेकिन उस बंदे को क्या दिखता है कि जिस गुंडे से वो बच रहा था उसी ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है। वो तो डर के मारे चिल्ला पड़ता है, बचाओ। उसकी चीख सुनकर बाकी गुंडे आ जाके, और उन्हें जो सीन दिखता है वो तो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। उनका दोस्त खिड़की से बाहर लटक रहा है और सियनोंग ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है। भाई इसे देख के कौन कहेगा कि वो उसे बचा रहा है? साफ लग रहा है कि वो उसे नीचे फेंकने वाला है। अब तो सियनोंग ने भी सोच लिया, जब गलत समझ ही रहे हो तो ठीक से समझो। वो उस बंदे को उठा के धमकी देता है, पास मत आना वरना इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। बेचारे की तो हालत ही खराब हो गई। फाइनली सियनोंग उस बंदे को उन्हीं के गैंग मेंबर्स पर फेंकता है और 5th फ्लोर से नीचे कूद जाता है। होली क्रैप! वो नीचे टेंट्स पर गिरता है इसलिए बच जाता है।
बर्न नकल्स के बंदे हैरान, 5th फ्लोर से कूदने के बाद भी जिंदा है, ये तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल लगता है। फाइनली सबको पीछे छोड़कर सिनोंग सड़क पर चल रहा होता है, परेशान के ब्रेक डैक को कैसे ढूंढे जिसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। तभी हवा से उड़ता हुआ एक पेपर उसके मुंह पे आके चिपक जाता, और उस पेपर पे क्या लिखा था, क्या आपको पैसों की जरूरत है? अगर आपके पास हेल्दी बॉडी और हेल्दी ऑर्गन्स है तो पैसे मिल सकते हैं। सेलिंग ऑर्गन। सिनोंग, जिसके पास हेल्दी बॉडी के अलावा कुछ नहीं है, फौरन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। और आप इमेजिन करो वहां का सीन क्या है। सिनोंग अंदर घुसता है, कपड़े फटे हुए, खून लगा हुआ, 5th फ्लोर से जो कूदा था, शर्टलेस। वहां बैठा आदमी उसे देखकर डर जाता है, हम पर अटैक हो गया, ये किस ग्रुप का है? और सिनोंग अपनी टूटी फूटी हालत में बोलता है, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? मैं कुछ पैसों के लिए आया हूँ। भाई, उसके लुक और बोलने के स्टाइल से यही लग रहा था कि वो पैसे कमाने नहीं, छीनने आया है। सेओनयोंग के सामने खड़े थी 9-10 टप्पूरी टाइप के बंदे, जिनका लीडर उसे घूर के पूछता है, कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? इनके दिमाग में चल रहा था कि ये बंदा पक्का किसी दूसरी गैंग का है और पंगा लेने आया है। लेकिन अपना सेओनयोंग, वो तो भोला पंछी, सीधा बोलता है, मतलब तुम लोग पैसे नहीं देते क्या? बस गैंगस्टर के दिमाग की बत्ती जली। अच्छा, तो तू फाइट करने आया है। बेचारा सेओनयोंग सोच रहा है, ये इतने सारे लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? और गैंगस्टर अपने चमचों से कह रहा है, लगता है कोई नई गैंग हमारा बिजनेस हड़पने आई है। अभी ये सब ड्रामा चल ही रहा था कि पीछे एक दरवाजे से आवाज आती है, तूने कहा था पैसे लौटाएगा और अब बोलता है पैसे नहीं है। और अंदर से एक बेचारी आवाज आती है, मैंने तो सिर्फ 1000 लिए थे, ये 10,000 कैसे हो गए? सेओनयोंग के कान खड़े हो जाते हैं। ये आवाज, ये तो जानी पहचानी लग रही है। दरवाजे के अंदर कोई और नहीं, अपना जैक ली था। सेओनयोंग एक झटके में दरवाजा खोलता है और मिल गया चोर बोल के जैक के ऊपर कूद जाता है। साले कमीने, मेरे पैसे दे, कहाँ भाग रहा था? जैक बेचारा कहता है, दोस्त गलतफहमी हो रही है। पर सेओनयोंग को तो अपने 10,000 मिल गए थे, वो तो खुशी से पागल हो गया। फाइनली अब मैं वास्को को पैसे दे पाऊंगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो टकला गैंगस्टर सेओनयोंग को गुस्से से बोलता है, ओए दूसरी गैंग के छोकरे, हमारे कस्टमर को छीनने की कोशिश मत कर, चल चुपचाप ये पैसे यहाँ रख और निकल। सेओनयोंग इन फुल हीरो मोड पैसे को सीने से लगा के कहता है, नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं दूंगा। टकला गैंगस्टर सोच ही रहा था कि इस अकेले बंदे को कैसे पीटे, तभी दड़ाम, दरवाजा तोड़ के एंट्री होती है वास्को की गैंग की। और अब सीन देखो गाइस, एक तरफ टकले की गैंग, दूसरी तरफ जेस और उसकी गैंग, और बीचों बीच अपना कंफ्यूज्ड सेओनयोंग। और कॉमेडी ऑफ एरर्स शुरू हो गई। जेस को लगता है कि ये सारे गैंगस्टर्स सेओनयोंग के बंदे हैं। टकले को लगता है कि जेस के लोग सेओनयोंग की गैंग के हैं। जेस कहता है, तो तुम्हारे साथ पूरा ग्रुप है, मैंने सोचा नहीं था इतने बड़े होंगे। टकला कहता है, तो तू अकेला नहीं है, अब तुम में से कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। और अपना सेओनयोंग, वो बस सोच रहा है, यहाँ चल क्या रहा है? एक चपरी गैंगस्टर, मैं इसको सबक सिखाता हूँ बोल के सेओनयोंग की तरफ बढ़ता है। सेओनयोंग 1 सेकंड में, एक पंच में उसे जमीन पे सिला देता है। क्या कह रहे थे अंकल? पर तभी पीछे से एक और बंदा डंडा लेके हमला करता है। इससे पहले कि डंडा सेओनयोंग के सुंदर मुखड़े पे पड़ता, जैक एक फ्लाइंग किक मारता है और उस बंदे को उड़ा देता है। जैक फिर सेओनयोंग को कहता है, दोस्त क्या तुम ठीक हो? मैं ये पैसे चुराना चाहता था, पर जब मैंने देखा तुम कितने अच्छे इंसान हो तो मुझे शर्म आई, मैं ये पैसे तुम्हें लौटाने ही वाला था। जैक अपने सर पे वो मोंकोल यानी हेडबैंड पहनता है और कहता है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने कहा था, एक मर्द की तरह जियो। और जेस की गैंग का एक बंदा उसे देख के चिल्लाता है, मैं जानता हूँ ये कौन है, ये तो मुए थाई का चैंपियन है, द किंग जैक ली। रिकॉर्ड स्क्रैच। सब शॉक में। वो बताता है कि जैक ने अपनी लाइफ में 128 फाइट्स लड़ी थी और सारी की सारी जीती थी। वो थाईलैंड का लेजेंड है। बस एक एक्सीडेंट में ओपोनेंट की मौत के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली। चेस का तो दिमाग ही फट गया, सीरियसली? तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और तभी आसमान से टपके खजूर पे अटके दरवाजे से एंट्री होती है आखिरी बॉस की, वास्को की। वास्को जैक को देखते ही कहता है, अरे जैक, और जैक भी, अरे वास्को। पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट जैक ने ही वास्को को मुए थाई सिखाया है, वो उसका मास्टर है। सेओनयोंग बेचारा सारी कहानी बताता है। वास्को आराम से सेओनयोंग से पैसे लेता है, टकले गैंगस्टर को थमाता है और कहता है, इसका सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। और फिर गैंगस्टर को ऐसी घूरी देता है कि उसकी पैंट गीली हो जाए। जैक से दूर रहना। वास्को कहता है, एक मास्टर का कर्ज उसके स्टूडेंट का कर्ज होता है। जैक बेचारा इमोशनल होके वास्को के गले लग जाता है। ये सब देख के अपने सेओनयोंग का दिल पिघल जाता है। वो स्माइल करते हुए सोचता है,
अच्छा, तो इसी को दोस्ती कहते हैं। जब सब शांत हो जाता है, सेओनयोंग डिसाइड करता है कि वो जैक के साथ ही रहेगा, पर वहाँ जाके देखता है तो जैक के पास मॉन्कोल्स का पूरा भंडार पड़ा है। वास्को कहता है, ये मेरा कीमती कलेक्शन है, अब चलो इनको बेच के वास्को का कर्ज चुकाते हैं। सेओनयोंग पूछता है, कितने बेचने हैं? जैक, बस 3000। बस? अपना सेओनयोंग सोचता है, लगता है यहाँ थोड़ा और रुकना पड़ेगा। और अब कट टू हमारी प्यारी क्रिस्टल। याद है उसने हैंडसम डैनियल और मोटे डैनियल को एक साथ देख लिया था? उसने अपने सुपर हैकर दोस्त को उस स्टोर के सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहा। हैकर भैया वीडियो भेजते हैं और क्रिस्टल देखती है कि डैनियल के सामने मोटा डैनियल नहीं बल्कि ड्यूक खड़ा था। क्रिस्टल एकदम रिलीव, ये तो ड्यूक है, डैनियल नहीं। मैं जानती थी डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं। तो सीन खुलता है जे हाई स्कूल के अंदर। एग्जाम का माहौल, स्टूडेंट्स का टेंशन और बीच में हमारी मिस सुपर शर्लॉक क्रिस्टल। मैडम की आंखें डैनियल पार्क पर ऐसे चिपकी हैं जैसे सीसीटीवी कैमरा हो बिना बैटरी के भी रिकॉर्डिंग करे। दिमाग उसका फुल ब्लास्ट पे चल रहा है। डैनियल पार्क, मैं तुम्हारी सारी हरकतें सामने ला के रहूंगी। और तब क्रिस्टल की अकल का बल्ब फाइनली ब्लिंक करता है। आहा, समझ गई मैं, तुम तो अपनी दूसरी बॉडी का यूज कर रहे हो। यहाँ सोता है बंदा, वहाँ जाके पेपर पढ़ के फिर लौट के आंसर्स लिखता है। वाह क्या जोल है। लेकिन फिर निकल आती है असली धमाका लाइन। वो कन्फेस करती है कि वो भी ऐसे ही करती है। मतलब इस लड़की की 2nd रैंक वाली इज्जत भी एकदम शॉर्टकट वाली निकली। बस्टेड। क्रिस्टल पूरे एग्जाम के दौरान बस डैनियल की नींद कैलकुलेट करती रहती है कि अभी उठेगा, अभी लिखेगा। लेकिन क्या होता है, खाली स्नोर कॉन्सर्ट। पूरी एग्जाम ड्यूरेशन वो हैंडसम बंदा चुपचाप ड्रीम लाइन में घूमता रहता है। टीचर पेपर्स जमा करवा रहा है और क्रिस्टल का दिमाग फ्यूज हो गया। अरे ये जागा ही नहीं, मतलब चीटिंग भी नहीं की इसने। हाँ, टीवी सीरियल वाली धुन 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 मोमेंट। उसी वक्त लगती है फाइनल रियलाइजेशन कि एक ही पॉसिबिलिटी है। डैनियल ने पेपर सिर्फ 10 मिनट्स में फिनिश कर दिया और फिर शांति से नैप ले लिया। क्रिस्टल की आंख और ज्यादा फड़कती है और तब डैनियल कैजुअली उठ के बोलता है, क्रिस्टल अब तक पेपर लिख रही हो, तुम्हें और टाइम चाहिए क्या? मतलब बंदा इंसल्ट भी कर रहा है और इनोसेंस भी मेंटेन। डेंजरस कॉम्बो हाय रे। लेकिन असली सच क्या है, जब वो एग्जाम हॉल में सो रहा था उस टाइम डैनियल अपनी दूसरी बॉडी यूज करके अगले सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा था। बंदा डिसाइड कर चुका है, नो मोर चीटिंग। जो जीत चोरी करके मिले उसमें क्या मजा। बंदा अपने कैरेक्टर का फुल अपग्रेड कर रहा है। दिल जीत लिया बॉस। मीनवाइल हमारी आंख लगली डिटेक्टिव क्रिस्टल डैनियल के घर के बाहर स्पाई बनी बैठी है। पूरी जिंदगी का फोकस है बस इस बंदे को एक्सपोज करना है। एग्जाम खुद के बर्बाद हो गए, लेकिन डेडिकेशन देखो। उस वक्त डैनियल का डॉगो इनू आ जाता है और क्रिस्टल के साथ खेलने लगता है। सीन फुल क्यूटी ओवरलोड। और तब ही एंट्री होती है हीरो। अपने घर से निकल के खुद सामने आ जाता है, लेकिन पकड़े जाने की जगह क्रिस्टल फंस जाती है एक नाइट ट्विस्ट में। डैनियल बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, चलना थोड़ा हेल्प कर दे। नेक्स्ट थिंग यू नो, दोनों मॉल में है। पब्लिक के लिए तो ये दोनों एकदम ड्रीम कपल लग रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल के दिमाग का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सीरियसली ये मुझे लड़कियों के कपड़े खरीदने में हेल्प मांग रहा है। लेकिन तब डैनियल सिंपल सा स्माइल मारते हुए बोलता है, ये गिफ्ट मेरी मॉम के लिए है। और बस क्रिस्टल शॉक, एकदम स्टीरियोटाइप शैटर मोमेंट। प्लेबॉय वाली इमेज गई तेल लेने और सामने खड़ा एक प्यारा बेटा। फिर डैनियल डिसाइड करता है खुद के लिए भी कुछ कपड़े ले, और भगवान की कसम क्रिस्टल का सब्र वहीं टूट जाता है जब डैनियल सॉक्स एंड सैंडल फैशन क्राइम कर देता है। क्राउड में आंटियों से कपड़े खींचता हुआ कोई कॉमेडी सर्कस का सीन लग रहा था। क्रिस्टल बस सोच रही है, नहीं ये मैं देख भी नहीं सकती, और फाइनली घर से प्रॉपर वार्डरोब मैनेजर बन के उसके कपड़े खुद सिलेक्ट करती है। आसपास का क्राउड उनके लिए ये फुल क्यूट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शॉपिंग मोन्टाज। और जहाँ सबको लगा ये सीन खत्म, वहाँ स्लो मोशन में एंट्री मारता है जे, अपना रिच बॉय, और पता चलता है कि ये पूरा मॉल ही जे का है। मतलब डैनियल स्ट्रगल कर रहा है शर्ट्स के लिए आंटियों से थप्पड़ खा खा के, और जे बस खड़ा है अपने किंगडम के बीच में मस्क वाइब्स के साथ। लेकिन क्रिस्टल का काम अभी फिनिश नहीं हुआ। मॉल शॉपिंग के बाद सीधा कन्वीनियंस स्टोर में जा पहुंचती है। जैसे ही क्रिस्टल स्टोर के अंदर कदम रखती है, वो देखती है कि मोटे वाले डैनियल के साथ हमारा प्यारा वास्को भी है। डैनियल कहता है वेलकम, और वास्को अपने स्टाइल में, ओ हे क्रिस्टल कैसी हो। लेकिन क्रिस्टल के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो सोचिए, तुम्हारे पास जरूर 2 बॉडीज हैं डैनियल पार्क, और मैं ये वास फाश करके रहूंगी। उसका प्लान सिंपल है, वो डैनियल को कहेगी कि दूसरे हैंडसम वाले डैनियल को कॉल करे। अब उसके दिमाग का सुपर कंप्यूटर चालू हो जाता। अगर मैं इसे कॉल करने को कहती हूँ तो 4 बातें हो सकती हैं। वो सोचती है, पहला, ये कोई ना कोई बहाना बनाएगा और कॉल करेगा ही नहीं। दूसरा,
ये किसी और को कॉल करके प्रिटेंड करेगा कि वो डैनियल से बात कर रहा है। ऐसा हुआ तो मैं बोलूंगी मेरी बात कराओ और पकड़ा जाए। तीसरा, ये कॉल करेगा और फिर बोलेगा ओ वो फोन नहीं उठा रहा, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। चौथा, सच में दूसरा डैनियल कॉल उठा ले, पर इसका चांस तो 0 है। लेकिन एक मिनट, डैनियल तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, उसकी नजरें तो लैपटॉप पर टिकी हैं। क्रिस्टल गुस्से में सोचती है ये देख कह रहा है, मैं चाहती हूँ ये मुझ पर ध्यान दे। जब वो झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लैपटॉप पर हैंडसम डैनियल ड्यूक के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा है। क्रिस्टल का दिमाग लिटरली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। व्हाट, ये क्या हो रहा है? अगर ये डैनियल यहाँ है तो दूसरा वाला वहाँ लाइव कैसे हो सकता है? दोनों में से एक को तो सो रहा होना चाहिए था। दिस इज इम्पॉसिबल। उसको अभी भी डैनियल पर पूरा शक है। उसे लगता है कि ये लाइव स्ट्रीम नहीं बल्कि एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। ये मुझे फंसाने की एक ट्रिक है। इसने ये सब पहले से प्लान किया है ताकि ये कह सके कि दूसरा डैनियल लाइव स्ट्रीम में बिजी है और कॉल नहीं उठा सकता। तो वो सीधा मोटे डैनियल को बोलती है अभी के अभी दूसरे डैनियल को कॉल करो। मोटा डैनियल थोड़ा हैरान होकर फोन में लाने लगता है और तभी अचानक लाइव स्ट्रीम में हैंडसम डैनियल बोलता है सॉरी गाइज, एक कॉल आ रहा है, मुझे पिक करना पड़ेगा। बूम! क्रिस्टल के सारे थ्योरीज, सारे डाउट्स, धुआं। वो अपने मन में कहती है ओके, तो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, वो सच में लाइव है। इसका मतलब जो कुछ मैं सोच रही थी सब गलत था। तभी वहाँ जेस, मीरा और हमारा सिम्प किंग जोई एंट्री मारते हैं। क्रिस्टल का दिमाग अभी भी घुमा हुआ है, इसलिए वो सीधा जोई को पकड़ती है और कहती है जोई, तुम्हें पता ना ड्यूक कहाँ रहता है? जोई बेचारा, ऑफ कोर्स, तुम जहाँ बोलो मैं चलूंगा, नरक भी। जोई क्रिस्टल को उस जगह ले जाता है जहाँ लाइव स्ट्रीम हो रही होती है और वहाँ क्रिस्टल अपनी आंखों से देखती है कि हैंडसम डैनियल सच में इन द फ्लैश वहाँ मौजूद है। वो सोचती है ये सच में यहाँ है, मतलब मैं पूरी तरह से गलत थी। अब सीन वापस कन्वीनियंस स्टोर पर आता है। वास्को उस डैनियल से कह रहा है डैनियल तुम कमजोर हो गए हो, चलो 100 और स्क्वाट्स मारो। मीरा जो उस डैनियल को कब से घूर रही थी अजीब सा फील कर रही है। वो कहती है ये इंसान कौन है, सब इसे डैनियल क्यों बुला रहे हैं? वास्को और जेस कहते हैं अरे ये डैनियल ही तो है, तुम भी ना। और तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है असली मोटा डैनियल ड्यूक और जोई के साथ। वो कहता है ओह, तो तुम सब यहाँ हो। सबके होश उड़ जाते हैं। वास्को अपनी आंखें मलमल के देखता है यहाँ दो डैनियल कैसे? जो डैनियल वास्को के साथ था वो थक कर कहता है यार वर्कआउट करना कितना हार्ड होता है, आज मैंने 1000 स्क्वाट्स मारे। वास्को उस नकली डैनियल को कहता है तुम डैनियल के क्लोन हो क्या? तभी वो बन्ना एक चश्मा पहनता है और कहता है पता नहीं तुम मुझे डैनियल क्यों समझ रहे हो। और असली डैनियल आगे आके कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, इससे मिलो, ये मेरा भाई डीलैन है। सरप्राइज! फ्लैशबैक में हमें पूरी कहानी पता चलती है। हुआ ये था कि हैंडसम डैनियल को ड्यूक के साथ लाइव स्ट्रीम करनी थी। इसका मतलब उसकी मोटी बॉडी घर पर सो रही थी, इसलिए डैनियल ने डीलैन से स्टोर संभालने के लिए हेल्प मांगी क्योंकि डीलैन ड्यूक का बहुत बड़ा फैन है और उसे मिलना चाहता था। डैनियल ने डीलैन को स्टोर की यूनिफॉर्म पहनाई, उसका डूरैग और चश्मा उतरवाया और वो बिल्कुल मोटे डैनियल का कार्बन कॉपी बन गया। डीलैन बेचारा आराम से रिलैक्स करने का सोच रहा था, तभी वहाँ वास्को आ धमका। वास्को ने डीलैन को डैनियल समझकर उसकी क्लास ले ली। डैनियल फिर से जंक फूड खाना शुरू कर दिया, चलो 1000 स्क्वाट्स मारते हैं। डीलैन की तो हालत खराब। उसके बाद में याद आता है कि ये वही वास्को है जिसको उसने डैनियल का फोन छीनकर कॉल पर बहुत बुरा भला कहा था। ये याद आते ही डीलैन ने सोचा अगर इसे सच पता चल गया तो ये मुझे यहीं जिंदा गाड़ देगा, चुपचाप डैनियल बने रहो। और इसी पूरे ड्रामा के बीच हमारी बेचारी क्रिस्टल आई और डीलैन को डैनियल समझकर उसे अपने ही भाई को कॉल करने के लिए कहने लगी। बेचारी का एक बार फिर से पोपट बन गया। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सबको सच पता चल चुका है। डीलैन ड्यूक से ऑटोग्राफ ले रहा है, तभी मीरा हनवेल से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो डैनियल नहीं है? हनवेल शान से कहती है अरे उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि वो दोनों अलग हैं। सच तो ये है कि सिर्फ हनवेल ही दोनों में फर्क कर पाई थी। आई गेस तुम्हें मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान लूंगी वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। अगला सीन हमारे साइलेंट हीरो जे का है, जो फिर से डैनियल के लिए बैग्स भरकर महंगे कपड़े लाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डैनियल और क्रिस्टल को साथ में देखा था। अगले दिन डैनियल भी दोस्ती निभाते हुए जे के लिए गिफ्ट लाता है, एक सस्ती सी टी शर्ट जो चोर बाजार में 100 की 2 मिलती है। लेकिन जे, उसके लिए ये टी शर्ट किसी गुची से कम नहीं है। वो उसे पहनकर इतना खुश होता है जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसका बटलर रोकता रह जाता है, माश राय यंग मास्टर आपकी मीटिंग है। पर जे को बस अपने दोस्ती की उस निशानी से मतलब था। सो प्योर। और अब कहानी में एक डार्क ट्विस्ट। हम देखते हैं जोहान को जो अपने एक बंदे जिनजैंग से फोन पर बात कर रहा है। जोहान कहता है उस लड़के पर नजर रखो, उसे टेस्ट करो,
पता लगा वो दोस्त है या दुश्मन। भाई वो लड़का, उसका मतलब है डैनियल। जिनजैंग जो गॉड डॉग गैंग का नंबर 2 बंदा है, स्कूल के बाहर डैनियल पर नजर रखे हुए है और गैंगस्टरों के एरिया पर कब्जा करने का प्लान कर रहा है। मतलब आगे बहुत कुछ सीरियस होने वाला है। सीन किक स्टार्ट होता है डैनियल और उसकी गैंग के साथ। सब एक खूबसूरत ग्रुप फोटो देख रहे हैं। डैनियल कहता है ये फोटो मस्त है, चलो कॉपीज निकलवाते हैं। मीरा खुश होके बोलती है हम कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर हनीउल चुपती हुई बात बोलता है, लेकिन इसमें क्रिस्टल नहीं है। क्रिस्टल स्वीट सी बच्ची तुरंत बोल देती है कोई बात नहीं, सीरियसली। लेकिन इधर एक कोने में सैड बॉय मोमेंट चल रहा है। जीहो बेंच पे अकेला बैठा सोच रहा है मैं भी तो यहाँ, मुझे भी तो कोई नोटिस करे, पर इन लोगों को बस क्रिस्टल की याद है। बेचारा लिटरली इनविजिबल बंदा लग रहा है। और जब एक एक्स्ट्रा फोटो मिलता है ना, जीहो का दिल खिल उठता है। ओह फाइनली, इसमें तो मैं आऊंगा। लेकिन नो, मीरा कैजुअली बोलती है अरे पीछे तो वास्को है। और सब हंसी में फट जाते हैं वास्को की क्राइंग ऑन स्विंग वाले फोटो देख के। नेचुरली फोटो वास्को को मिलता है। जीहो का दिल एक बार फिर क्रंच हो जाता है। सब डिसाइड करते हैं कैफेटेरिया चल, और बेचारा जीहो अगेन अकेला छोड़ दिया जाता है। उसके दिमाग के सैड डायलॉग, कोई मुझे साथ ले चलो प्लीज, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, बस एकदम ईमो मोड। लेकिन फिर बंदा जो हमेशा उम्मीद देता है, डैनियल, वो पीछे मुड़ के चिल्लाता है ए जीहो चल कैफेटेरिया। क्या मोमेंट था, दिल पिघल गया। सिर्फ डैनियल समझता है लोनलीनेस का पेन, और जीहो भी सोचता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने जैसा बंदा कभी साथ नहीं ले जाता। ब्रो अपना सेल्फ एस्टीम अपग्रेड करो जरा। फिर शिफ्ट होता है सीन एक स्टोर में। एक बंदा लिटरली एटीएम पे चिल्ला रहा है मेरा अकाउंट फ्रीज है, मुझे कैश दो। और एटीएम के ऊपर स्टाइल से बैठा है जेम्स गॉन्ग, सिगरेट, बैड बॉय वाइब्स, पूरा साइको एनर्जी। जीहो उसे पहचानता है, ओए ये तो मेरा मिडिल स्कूल का डेविल है, वही जो अपनी किताबें जला के एक्सपेल हुआ था। जीहो सोचता है क्वाइटली भाग जाता हूँ, पर फेट का अपना टाइमिंग होता है। स्टोर कीपर बोल देती है यहाँ स्मोक मत करो। जीहो स्लो मोशन में फेस पाम करता है, अरे ये मुझे देख लेगा, और देख ही लेता है। जेम्स सीधा जियो पे आग गाड़ के बोलता है तुम मुझे जानते हो ना। और अब आता है डे लाइट रॉबरी सीन। जीहो अपने एटीएम से सारे पैसे निकाल के जेम्स को दे देता है। जेम्स एकदम बिंदा स्टाइल में, थैंक्स ब्रो, जब अकाउंट अनफ्रीज होगा पैसा वापस दूंगा। हाँ हाँ श्योर। और उस पर पीछे से और टॉपिंग। जेम्स उसका नंबर मांगता है, हम दोस्त है ना, घुमा करेंगे। जीहो के अंदर का शांति मंत्र, प्लीज मुझे कॉल ना करना। बट गेस व्हाट, उसी रात जेम्स कॉल कर देता है। जीहो का बीपी हाई, अगर कट किया तो ये घर आ जाएगा, तो बंदा मजबूरी में उठाता है। जेम्स कैजुअली बोलता है बाहर आओ चलते हैं। और जीहो लिटरली स्टॉप वॉच लगा के टाइमिंग कैलकुलेट करता है कैसे फास्ट पहुंचना है। ट्रॉमा ने मैथ्स जीनियस बना दिया उसको। पहुंचते गैंग उसको देख के बोलती है वाई तुम भाग के आ रहे हो। और जीहो तुरंत गिल्टी मोड में, सॉरी 10 मिनट लेट हो गया। लेकिन शॉकर, जेम्स उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है अरे रिलैक्स जीहो, चिल, मेरा मिडिल स्कूल दोस्त है ये, सब हाय बोलो। यॉल जीहो तो हवा में लटक गया। बंदा जिसने हमेशा सिर्फ पंचेस एक्सपेक्ट किए, अब दोस्त ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट मोमेंट सब पार्टी कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। जीहो के साथ सब स्वीटली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक लड़की भी उसके पास बैठी है। बंदा एकदम सोशल किंग की तरह फील कर रहा है। और जेम्स भी बोलता है थैंक्स यार जीहो, तू तो जबरदस्त है, आगे और मस्त टाइम करेंगे। जीहो लाइफ में एकदम फर्स्ट टाइम क्राउड के सेंटर में खुश है। लेकिन पार्टी का असली हॉरर तब खुलता है जब रेस्टोरेंट ओनर चिल्लाता है बाहर निकलो तुम सब, और सबको सीधा किक आउट कर देता है। बाहर जेम्स स्मर्क कहता है ये मेरी जीनियस प्लान थी, खाना फ्री, पैसा बचा, लेजेंड या साइको यू डिसाइड। उसके बाद गैंग ओनर की एक्सपेंसिव कार देख लेता है। जीहो अपने आप को कूल बनाने के चक्कर में कहता है मैं उसकी कार का शीशा तोड़ दूं, और जेम्स खुद जाके धड़ाक तोड़ देता है। वाह आइडिया जीहो। सब चीयर कर रहे हैं। जीहो बस शॉक में, ये लोग असली पागल हैं। कैमरा भी नोटिस करता है वो, लेकिन जेम्स कैमरा में जुबान निकाल के कहता है ओनर हमें रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद माइनर्स को दारू बेचता है। माइक ड्रॉप मोमेंट। और गैंग और भी ज्यादा चीयर करता है। और अब आता है फाइनल फंस गया मोमेंट। जेम्स एक ईंट उठा के जीहो के हाथ में थमा देता है, चल जीहो तू भी तोड़। और अब बंदा एस्ट्रोफिजिक्स लेवल स्ट्रेस में है। कैमरा चल रहा है, गैंग उसकी तरफ देख रही है, और हाथ में ब्रिक। और बस इसी डर के साथ चैप्टर खत्म। अंदर से तो हमारे जीहो भाई की हालत पतली हो रखी है। मन में सोच रहा है यार ये लोग क्या ऐसी हरकतें रोज करते हैं, इन्हें गाड़ी के अंदर लगे कैमरा की भी चिंता नहीं, ये नॉर्मल इंसान नहीं है भाई। लेकिन ईगो भी तो चीज है। सोचता है मैं इनके सामने फट्टू नहीं लग सकता, ये ईंट तो फेंकनी पड़ेगी। He literally says a silent prayer, सॉरी मिस्टर कार ओनर, मुझे माफ कर देना। और जैसे ही वो पूरी हिम्मत जुटा के ईंट फेंकने वाला होता है, जेम्स उसे रोक लेता है। अरे आराम से, मैं यहीं जम जाऊंगा क्या, चलो अब चलते हैं। तू तो सच में मॉन्स्टर है जीहो।
और इस बात पर जियो को जो सुकून मिलता है ना, ओ माय गॉड, ऐसे फील हुआ जैसे एग्जाम कैंसिल हो गया हो। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को क्लास में अकेले बैठे देखते हैं। ही इज टोटली रीथिंकिंग हिज लाइफ चॉइसेस। मैं ऐसी फालतू चीजों में दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं पागल हो गया था, मैं सच में वो शीशा तोड़ने वाला था। तभी उसके फोन पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर एक मैसेज आता है। जिहो, जिसकी उसकी मम्मी के अलावा कोई मैसेज नहीं करता, इज टोटली शॉक। वो देखता है कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है। और किसने किया? एना ने। ग्रुप में जेम्स, एना और बाकी सब हाय जियो कैसे हो टाइप मैसेजेस कर रहे होते हैं। जिहो पहले तो डिसाइड करता है मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कहीं इनके साथ फंस ना जाऊं। एक छोटा सा रिप्लाई करके ऑफलाइन हो जाता हूँ। ही जस्ट है, क्या तुम लोग सही से घर पहुंच गए थे? बट देन द फोटो स्पैम बिगिंस। ग्रुप में ढेर सारी फोटोज आती हैं और एक फोटो में जिहो देखता है कि वो एना के साथ खड़ा है और मन में सोचता है यार एना कितनी सुंदर है और मैं कितना नर्वस लग रहा हूँ। तभी गैंग का एक बंदा सैम उसी फोटो पे रिप्लाई करता है, जरा जिहो को देखो कैसे ब्लश कर रहा है, नशा हो गया था क्या उसे? एक और फोटो आती है जिसके बाद उन्हें होटल वाले ने भगा दिया था और जिहो नोटिस करता है कि एक फोटो में एना बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है। बट द बेस्ट पार्ट, एक फोटो में जिहो बिल्कुल सेंटर में होता है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, अ लाइफ अचीवमेंट, क्योंकि वो कभी किसी ग्रुप फोटो के सेंटर में नहीं रहा। वो इन सब में इतना खो जाता है कि जब नजर उठाता है तो पूरी क्लास खाली हो चुकी होती है। अब जिहो पहुंचता है जेम्स गैंग के अड्डे पर, जो कि एक पूल हॉल। वहाँ सब अजीब सा पूल वाला गेम खेल रहे होते हैं। जेम्स उसे देखते ही कहता है, जिहो ब्रो एक और बार हेल्प कर देना। और फिर क्या था, हमारा जिहो फिर से अपने अकाउंट से पैसे निकाल के जेम्स को दे देता है। जिहो पूछता है, वैसे जेम्स तुम्हारा एटीएम कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? जेम्स सिंपल सा एक्सक्यूज देता है, अरे पता नहीं उन्होंने मुझे बैन कर दिया एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए। जिहो का दिल देखो, वो सोचता है बेचारा, खैर मैं कौन सा अपनी जेब से दे रहा हूँ, जब इसका कार्ड चलने लगेगा तो सारे पैसे वापस कर देगा। दोस्त आकर एक दूसरे के काम ही आते हैं। लेटर जिहो जेम्स को कॉल करके उसका बर्थडे पूछता है। सरप्राइज, इट्स 3 सितंबर। और हमारा जीनियस जिहो क्या करता है, अगले दिन सीधा बैंक जाता है, अपने एटीएम का पिन चेंज करके जेम्स की बर्थडे डेट यानी कि 0309 सेट कर देता है। फिर जेम्स के पास जाके उसे अपनी पासबुक और एटीएम कार्ड दोनों दे देता है और कहता है, मेरे एटीएम का पिन तुम्हारा बर्थडे है, अब इसे अपना ही समझना और जितना मन करे यूज करना, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ओ द ट्रस्ट। हालांकि जिहो ने अपने फोन पर बैंक ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशंस ऑन रखे हुए हैं जस्ट इन केस, बट ही इज श्योर कि जेम्स उसका प्यारा दोस्त सारे पैसे लौटा देगा। बैक इन क्लास डैनियल हमेशा की तरह जिहो को अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिहो हमारे साथ आना चाहोगे? लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जिहो मना कर देता है, नहीं तुम जाओ। डैनियल इज लिटरली शॉक, क्योंकि जिहो तो अपने नए दोस्तों के साथ ग्रुप चैट में बिजी था। कट टू जेम्स गैंग। वो एक खंबे पर हल्का हो रहा है और फोन पर किसी से झगड़ रहा है। बोला ना आज पैसे दे दूंगा, मैं भाग नहीं रहा हूँ। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे डांटता है, रुक जा, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? और जेम्स इन हिज इन्फिनिट विजडम उसी तरफ घूम जाता है। यू कैन इमेजिन द रेस्ट। इस तरफ जिहो अपने कमरे में लेटा हुआ एना की प्रोफाइल देख रहा है। मैं उससे मैसेज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फेसबुक अकाउंट कितना बेकार है, उसके बेचारे के सिर्फ 4 फॉलोअर्स होते हैं। सडनली वो देखता है कि उसकी एक पोस्ट पर 58 कमेंट्स हैं। 58? ही इज लाइक व्हाट, मेरी पोस्ट पर मजाक है क्या? वो कमेंट्स खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भरा हुआ है। अबे हमारा सामान कब देगा, हमें लूट रहा है क्या? जिहो इज क्लूलेस, ये लोग कौन है और ये सब क्या कह रहे हैं? वो उस बंदे की प्रोफाइल खोलता है जिसने सबसे ज्यादा कमेंट्स किए थे। नाम था डोंग हुई। डोंग हुई की प्रोफाइल पर एक पोस्ट थी कि उसके साथ $1200 का स्कैम हुआ है। जिहो का दिमाग चकरा जाता है, कहीं ये सब जेम्स ने तो नहीं किया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर उसने कुछ किया होता तो मेरे पास पैसे आने का नोटिफिकेशन जरूर आता। और तभी बूम, जिहो की क्लास का दरवाजा खुलता है और वही डोंग हुई, द स्कैम विक्टिम, अंदर दाखिल होता है। वो सीधा जिहो की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है, साले मैंने तुझे ढूंढ लिया, क्या लगा था मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? जिहो का चेहरा देखने लायक था, टोटल शॉक एंड हॉरर। ये यहाँ कैसे आ गया? आते ही बिना कोई हाय हेलो उसने जिन्हो को पकड़ के दीवार पे दे मारा। कैन यू बिलीव द ड्रामा? आसपास के सारे स्टूडेंट्स भी गॉसिप करने लगे कि पक्का जिन्हो ने कोई कांड किया है, और जिस बंदे ने
जिन्हों को पकड़ा हुआ था वो चिल्लाता है, साले छपरी, तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। पुअर जिन्हों बेचारा अपने मन में सोच रहा है, यार दिस इज सो एम्बैरेसिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो उस बंदे से कहने की कोशिश करता है कि भाई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई स्कैम नहीं किया, बट ऑफ कोर्स उसके दोस्त जिन्हों पे और चढ़ जाते हैं। फिर आती है एंट्री मेन बंदे की, जिसका नाम है डोंग सॉक, और वो जिन्हों को कहता है, तू जो आईफोन X बेच रहा था उसके लिए मैंने $1200 दिए कमीने। इतना बोल के वो जिन्हों का गला तो छोड़ देता है, बट द डैमेज इज डन। जिन्हों को सब घूर रहे होते हैं और उसकी बेइज्जती का तमाशा बन रहा होता है। जिन्हों फिर से बोलता है, भाई मैं कह रहा हूँ ना वो मैं नहीं था। लेकिन डोंग सॉक तो फुल डिटेक्टिव मोड में था। वो कहता है, अच्छा तेरा बैंक अकाउंट नंबर ही तेरा फोन नंबर है ना? मैंने तेरा नंबर फेसबुक में सर्च मारा और वहाँ पे सिर्फ एक ही जिन्हों पार्क मिला और तू अभी भी इनकार कर रहा है। गच्चा! जिन्हों के दिमाग की बत्ती जलती है। ओ गॉड, ये तो मेरा पुराना फोन नंबर है। ये सब उस दिन के बाद हो रहा है जब मैंने बैंक में पिन चेंज किया था। दिस हैज टू बी जेम्स। इसके बाद डोंग सॉक हमारे जिन्हों पे मुक्का तानने वाला होता है, चिल्लाते हुए कि जिन्हों उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। इतने में पूरी क्लास का क्राउड इकट्ठा हो जाता है तमाशा देखने। अब इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए जिन्हों थोड़ा कूल एक्ट करने की कोशिश करता है। वो मनी मन सोचता है, मैं इसको शांत करके जेम्स के पास ले जाता हूँ। लेकिन डोंग सॉक का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो तो बस जिन्हों का चेहरा बिगाड़ने वाला था। एंड देन हीरो एंट्री। हमारा डैनियल आता है और डोंग सॉक के कंधे पर हाथ रख के कहता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या चल रहा है? डोंग सॉक डैनियल की हाइट वाइट देख के थोड़ा डर जाता है। सोचता है कि कहीं ये क्लास का लीडर तो नहीं है। क्राउड में भी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि डैनियल जिन्हों को बचा रहा है, कितना अच्छा लड़का है, इसका मतलब जिन्हों ही असली स्कैमर है। ये सुन के जिन्हों का दिमाग और खराब हो जाता है। यार डैनियल बीच में क्यों आ गया? अब तो सबको लग रहा है कि मैं ही चोर हूँ। तो जिन्हों एक झूठा एटीट्यूड दिखाते हुए डोंग सॉक को बोलता है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे पीछे आओ। अंदर ही अंदर वो रो रहा होता है, जेम्स ये क्या कर दिया तूने? जिन्हों उस बंदे को सीधा जेम्स के अड्डे पे ले जाता है, जहाँ जेम्स भाई साहब आराम से पूल खेल रहे होते हैं। जेम्स के चेले जिन्हों को देखकर पूछते हैं, अरे जिन्हों आज इतनी जल्दी स्कूल नहीं गया क्या? जिन्हों कूल दिखने के लिए एक सिगरेट जलाता है, जबकि पीछे डोंग सॉक बेचैन हो रहा होता है। बताओ मुझे जेम्स कहाँ है? उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। जेम्स अपना पूल शॉट खेलते हुए जिन्हों को कहता है, आजा एक राउंड साथ में खेलते हैं। जिन्हों गुस्से में बोलता है, जेम्स ये सब क्या है मेरे अकाउंट के साथ? जेम्स अचानक अनजान बन जाता है। क्या? जिन्हों कहता है, तुमने इस बंदे को इसका सामान नहीं पहुंचाया, वो आईफोन X। ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसी बैंक अकाउंट में पैसे डाले थे जो मैंने तुझे दिया था। जेम्स अब सीरियस होके बोलता है, कौन सा बैंक अकाउंट? कब दिया तूने? फालतू बातें बंद कर और चल नूडल्स खाते हैं, बस ये गेम खत्म कर लूं। लेकिन कभी प्लॉट ट्विस्ट, जेम्स पूल शॉट मिस कर देता है। जिसके साथ वो खेल रहा होता है वो उस पे हंसता है, हाँ तूने शॉट मिस कर दिया, अब मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं, और हाँ नूडल्स के लिए थैंक्स। और बस इतना सुनते ही जेम्स का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं था, इसमें पैसे लगे थे। जेम्स उस बंदे को बोलता है, तेरी जिप खुली हुई है। जैसे ही वो बंदा चेक करने के लिए नीचे झुकता है, कबूम! जेम्स एक फ्लाइंग केक उसके मुंह पे मारता है। बंदा उड़ता हुआ सीधा पूल टेबल पर जा गिरता है और उसकी नाक से खून का फवारा निकल पड़ता है। जेम्स इतने पे नहीं रुकता, वो टेबल पर चढ़ता है, उसके मुंह में एक पूल बॉल घुसाता है और उसी बॉल पर शॉट मारता है, कहते हुए, तुझे लगता है तू मुझसे बेहतर है? जिन्हों और डोंग सॉक की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये देख के। फिर जेम्स जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जिन्हों से पूछता है, नूडल्स ऑर्डर कर दिए? सबकी हवा टाइट हो जाती है। बेचारा जिन्हों डोंग सॉक को बोलता है, मेरा फोन भी आईफोन X है, तुम ये ले लो। डोंग सॉक डरते डरते वहां से निकल जाता है और बाहर जाके जिन्हों से कहता है, जहां जेम्स सुन ना सके, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है पर मेरे साथ भी गलत हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ अगर तुम इस बंदे के ज्यादा क्लोज नहीं हो तो इससे दूर ही रहना। जिन्हों बेचारा टूटा हुआ मन में सोचता है, उसने मेरा बैंक अकाउंट यूज किया और उसको याद तक नहीं है, वो ऐसा ही इंसान है। वो रोते हुए सोचता है, हम दोस्त हैं, आखिर तुम ये कैसे भूल सकते हो जेम्स? फिर जिन्हों वो ऑनलाइन पोस्ट देखता है जिसकी वजह से डोंग सॉक के साथ स्कैम हुआ था। तो क्या ये पोस्ट जेम्स ने डाली थी? वो चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अकाउंट से ऐसी ढेरों स्कैम पोस्ट डाली हुई थी। वो पैनिक हो जाता है, इतनी सारी पोस्ट, कहीं ये सारे स्कैम्स मेरे अकाउंट से तो नहीं हो रहे? मुझे बैंक से कोई मैसेज भी नहीं आया। वो तुरंत किसी से फोन मांगता है, ये बोलकर कि उसका फोन खो गया है। मन में सोचता है, जल्दी से अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाना होगा। वो बैंक कॉल करता है और अनजाने में बता देता है कि उसने अपना अकाउंट किसी और को दिया था। बैंक वाला सीधा बोलता है, अगर आपने अपना अकाउंट किसी को दिया है तो इसकी 3 साल की जेल और $2000 का फाइन हो सकता है। जिन्हों की तो सांस ही अटक जाती है। वो फटाफट पलट जाता है, नहीं मैंने किसी को नहीं दिया, बस मेरा अकाउंट फ्रीज कर दो प्लीज।
बैंक वाला उससे अकाउंट नंबर, एड्रेस सब पूछता है। जिन्हों को लगता है चलो एक मुसीबत तो टली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। बैंक वाला कहता है सर प्लीज अपना पिन नंबर बताइए, और पिन तो जिन्होंने जेम्स की बर्थडे रखी हुई थी, जो अब ऑफ कोर्स काम नहीं करी थी। उसे पता चलता है कि पिन बदल जा चुका है। बैंक वाला कहता है सर अगर आप पिन भूल गए हैं तो आपको बैंक आना पड़ेगा। जिन्हों कहता है क्या अभी? बैंक वाला बोलता है नहीं सर अब तो बैंक बंद हो गया है और आगे वीकेंड है, तो आपको मंडे को आना पड़ेगा। जिन्हों चिल्लाता है तब तक मैं क्या करूंगा। टोटली हेल्पलेस जिन्हों अब पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है। वो साइबर ब्रांच जाता है ये सोच के कि अभी तक शायद एक ही स्कैम हुआ है और वो सब रोक सकता है, लेकिन किस्मत देखो, जैसे ही वो साइबर क्राइम डिवीजन के सामने पहुंचता है वो भी बंद मिलता है। एक पुलिस वाला उससे कहता है कि वीकेंड की वजह से सब बंद है और उसे 6:30 बजे से पहले आना चाहिए था। जिन्हों कहता है आप लोग वीकेंड्स पे काम नहीं करते, मैं केस कैसे फाइल करूं? पुलिस वाला कहता है कि दूसरा डिवीजन केस ले लेगा, लेकिन एक्शन तो मंडे को ही होगा। और इसके साथ ही जिन्हों के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो साइबर क्राइम डिवीजन के बाहर अकेला बैठा रहता है ये सोच के कि मेरा बैंक अकाउंट अभी भी एक्टिव है, स्कैम वाली पोस्ट अभी भी अपलोड हो रही है, ना मैं बैंक जा सकता हूँ ना पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकता हूँ। इसका मतलब मंडे तक वो कुछ भी नहीं कर सकता और तब तक मामला और भी बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूँ? कहानी शुरू होती है एक पीसी कैफे से, जहां हमारा जीहो बैठा बैठा गूगल कर रहा है कि क्या साइबर क्राइम डिवीजन सच में वीकेंड पे छुट्टी बनाती है, और जवाब मिलता है हाँ जी बिल्कुल। बेचारे के मन में तो अब लड्डू फूट रहे हैं टेंशन वाले। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे अकाउंट से ये स्कैम वाले पोस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो बेचारा खुद ही उन पोस्ट्स पे कमेंट कर करके लोगों को वार्न कर रहा है प्लीज इसको पैसे मत दो, ये फ्रॉड है। लेकिन इंटरनेट की भीड़ में उसकी आवाज कहाँ सुनाई देने वाली थी। वो परेशान होकर सोचता है क्या मतलब अब हर एक पोस्ट पे हर एक कमेंट में जाके मुझे ये सब लिखना पड़ेगा? मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसे इतना ड्रामा काफी नहीं था, तभी एंट्री होती है यैंडो और उसके चमचों की गैंग। आते ही शुरू, ओए धक्कन, यहाँ बैठ के और लोगों को लूटने का प्लान बना रहे क्या? अरे देखो देखो अब ये क्रेग्सलिस्ट चला रहा है तो इसी से लोगों को बेवकूफ बनाता है तू। जीहो का दिमाग पहले ही खराब। वो मन ही मन सोच रहा है यार ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इनसे बात करने का। लेकिन यैंडो तो फुल ऑन फॉर्म में था, अबे थोड़ा बड़ा हो जा और ये सब काम छोड़ दे। बस इतना सुनना था कि जीहो का कंट्रोल मीटर 0 हो गया। उसने कंप्यूटर का कीबोर्ड उठाया और दे मारा सीधा यैंडो के मुंह पे। फॉर्चुनेटली यैंडो बच गया, पर जीहो तो अब रुकने वाला नहीं था। वो चिल्ला के कहता है क्यों, आखिर मैं ही क्यों? तुम लोगों की ये फालतू की बातें मैं क्यों सुनूं? अपने आप को बहुत बेटर समझते हो ना मुझसे, क्यों करते रहते हो मुझे परेशान? ये देखते ही यैंडो का पारा चढ़ गया। उसने जीहो का मुंह पकड़ा और बोला लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है पागल, फ्यूज उड़ गया है क्या तेरा? फिर से मार खानी है पहले की तरह? और जैसे ही वो जीहो को एक थप्पड़ मारने वाला होता है, जीहो पलटकर यैंडो पे ही मुक्के बरसाने लगता है। माना कि उसके पंचेस में दम नहीं था, बिल्कुल कमजोर से इरिटेशन वाले पंचेस थे। यैंडो कहता है साले छोटू, नशा किया है क्या, पागल हो गया है क्या, अब तो तू बहुत मार खाएगा। और जैसे यैंडो एक सॉलिड मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पीछे से एंट्री होती है हमारे हीरो जैक की। जैक आते ही यैंडो का हाथ पकड़ लेता है। जैक अपनी कूल आवाज में कहता है अगर लड़ना है तो शांति से लड़ो, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर वो जीहो को देखता है और हाँ जीहो, तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं लड़ना चाहिए। इतना सुन के जीहो का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रोते रोते कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम इन लोगों से अलग हो? ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मुझे पहले कभी नहीं मारा क्या? तुम भी दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, लोगों को मारते हो, तुम भी इन्हीं की तरह हो और अब ऐसे बन रहे हो जैसे बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना भी था? जीहो का चेहरा देख के साफ लग रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जैक शांति से जवाब देता है हाँ सही कहा, मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना, लेकिन एक बात बताऊं, तुमने भी हमें कभी अपना दोस्त नहीं माना। तुम हमेशा हमारे साथ आने से पहले अपना फायदा और नुकसान कैलकुलेट करते थे। अगर कभी भी हम लोगों को अपना दोस्त माना होता तो अपने साथ ईमानदार रहते जीहो। जैक के ये अल्फाज सुनकर जीहो का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वो जैक को सारी स्कैम वाली कहानी बता देता है। जैक पोस्ट देखते हुए कहता है अच्छा तो ये बंदा तुम्हारे अकाउंट से लोगों को लूट रहा है, मुझे उस हरामजादे का नंबर दो, मैं बात करूंगा उससे। जीहो कहता है मेरे पास मेरा फोन नहीं है, मुझे वो एक बंदे को देना पड़ा। इसके बाद जैक जीहो के सर पे हाथ रखता है और उसको अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उन्हें मीरा मिलती है। हे जैक, कहाँ जा रहे हो? जैक कामली रिप्लाई करता है कहीं जा रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ एक काम है। जीहो अभी भी डरा हुआ था, लेकिन जैक वो लोग बहुत खतरनाक है। पर फिर वो जैक का चेहरा देखता है और समझ जाता है कि जैक भी कम पागल नहीं है। जैक उसे सीधा उस जगह ले जाता है जहाँ जेम्स गॉन्ग और उसके दोस्त पूल खेलते हैं। जीहो डरते डरते सोच रहा होता है क्या सिर्फ हम दोनों उनके अड्डे पे जा रहे हैं? ये सही है, भले ही जैक मेरे साथ है, पर क्या वो उन सब से लड़ेगा?
प्लीज फाइट मत करना, वो लोग पूरे पागल हैं। जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं, पूल खेलता हुआ जेम्स गॉन्ग बोलता है, ओ जी हो, तो तुम यहाँ आ गए। वैसे तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ? मैं कॉल कर रहा था, नंबर ही नहीं मिल रहा था। और ये तुम्हारा दोस्त है? जी हो की तो बोलती ही बंद हो गई थी। तभी जेम्स का एक चमचा जैक को घूरते हुए कहता है, अबे तेरा दोस्त हमें ऐसे घूर क्यों रहा है? इतना कहना ही था कि जैक ने एक ही मुक्के में उस बंदे की ठुड्डी पे मारा और उसे हवा में उड़ा दिया। बूम! दूसरा बंदा चिल्लाते हुए जैक पे हमला करता है, अबे साले हरामी, और एक पंच मारता है। लेकिन जैक अपनी फेमस शोल्डर रोल ट्रिक से उसका पंच डॉज कर देता है। वो बंदा, जो शायद खुद एक बॉक्सर था, मन ही मन सोच ही रहा होता है, क्या शोल्डर रोल, कि जैक उसके मुंह पे भी एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है। जैक एक एक करके जेम्स के सारे चमचों की ऐसी धुलाई करता है कि वहाँ खड़ी लड़कियां भी शॉक हो जाती हैं। पिक्चर दिस, 3 बंदे जैक के कदमों में बेहोश पड़े हैं और जीहो अपने मन में सोच रहा है, जैक ने एक झटके में इन तीनों को चित कर दिया। ये लोग तो मिडिल स्कूल के सबसे बदनाम बदमाश थे। ये सब देखकर पागल जेम्स गॉन्ग इम्प्रेस हो जाता है और वो जैक को कहता है, ओहो, तुम तो काफी अच्छी फाइट करते हो। जैक सीधा पॉइंट पे आता है, मुझे जीहो का बैंक अकाउंट वापस चाहिए। जेम्स जैक के पास आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगता है और इसी इंटेंस स्टेयर डाउन के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं जेम्स को, जो फुल ऑन विलन मोड में जैक को घूर रहा होता है। और भाई लोग, आपको तो पता ही है, जेम्स एक नंबर का साइको है। इतने सारे बंदे पिटने के बाद भी उसके चेहरे पे एकदम क्रीपी वाली स्माइल है। जैक उसे देखकर चिढ़ जाता है, अबे ढक्कन, हंस क्यों रहे बे? तुझे अंदाजा भी है तो किस सिचुएशन में फंस गया है? जेम्स कहता है, तुम तो बड़े खतरनाक हो, लेकिन तुम्हारी चेन खुली है। क्लासिक डिस्ट्रैक्शन मूव। जैसे ही बेचारा जैक अपनी नजर नीचे करता है, जीहो के दिमाग की घंटी बजती है। उसे याद आता है कि ये तो जेम्स की पुरानी ट्रिक है, जिसमें वो ओपोनेंट का ध्यान भटकाकर एक फ्लाइंग किक सीधो मुंह पर मारता है। जियो मन ही मन चिल्लाता है, नहीं जैक, ऐसा मत करना। लेकिन तब तक जेम्स अपना अटैक लॉन्च कर देता है, सीधा जैक के चेहरे पर। जैक सरप्राइज अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता है पर बच नहीं पाता, या शायद बच जाता है, क्योंकि अचानक जैक और जेम्स के बीच में हमारा हीरो जियो आ जाता है और पूरी की पूरी लात अपने ऊपर ले लेता है। अधमरी हालत में भी जियो बस एक ही चीज कहता है, मुझे मेरा बैंक अकाउंट वापस करो। जेम्स जो भी सुपर ऑकवर्ड पोजीशन में है, एक टांग जियो के हाथ में, गुस्से से बोलता है, साले तेरी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, जैक एक सॉलिड घुमा के मुक्का मारता है जेम्स के मुंह पे। और भाई, ये मुक्का इतना जोरदार था कि जेम्स हवा में ही 360 डिग्री घूम जाता है। सच में देख के मजा आ गया। जमीन पर गिरे जियो को जैक हाथ देकर उठाता है, जियो तुमने काफी अच्छा काम किया। उधर जेम्स जमीन पर पड़ा अपने मुंह से खून थूक रहा होता है। जैक उसका कॉलर पकड़ के गरजता है, जियो को उसका अकाउंट वापस कर। पर जेम्स, उसको तो अभी भी मजा आ रहा है, हंस के कहता है, क्या तुम दोनों पार्टनर हो? हमारी फाइट ठीक से हुई नहीं, मैं दोबारा लड़ना चाहता हूँ। मतलब हद है इसके पागलपन की। जैक चिल्लाता है, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप अकाउंट वापस कर दे। जियो भी गिड़गिड़ाता है, तुम लोगों को ऐसे धोखा क्यों देते हो? जेम्स अजीब सा मुंह बना के कहता है, कौन सा धोखा? जब तुमने मुझे अपना अकाउंट दिया था, मैंने उसी के कुछ देर बाद अकाउंट बेच दिया था। और पता है कब? याद है पिछले एपिसोड्स में जब जेम्स एक खंबे पर हल्का हो रहा था, वहीं पर जॉन की गैंग के एक बंदे ने एक स्पीकर लगाया हुआ था जिस पर लिखा था, हम बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं। ये उनका इलीगल धंधा था। जेम्स कहता है, मैंने तो बस उस एड में दिए नंबर पर कॉल किया और अकाउंट बेच दिया। अब उन लोगों से जाकर मिलो। जैक उसका कॉलर पकड़ के कहता है, उनका नंबर दे मुझे जल्दी। जेम्स अपना फोन दे देता है, मेरे मैसेजेस चेक कर लो, नंबर मिल जाएगा। जियो फटाफट फोन चेक करता है, उसे नंबर मिल जाता है और वो फौरन कॉल लगाता है। रिंग जारी होती है और बेचारा जियो मनी मन प्रे कर रहा होता है, प्लीज प्लीज मेरा अकाउंट वापस कर दो। पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, जिस नंबर पर आपने संपर्क किया है वो उपलब्ध नहीं है। जियो का तो दिल ही टूट जाता है। जेम्स फिर से हंसता है, अबे बेवकूफ, वो नंबर काम नहीं करेगा, वो लोग फेक फोन यूज करते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे 1200 मिल गए, शुक्रिया जियो। जियो बेचारा सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमारे जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। सीन शिफ्ट होता है एक पीसी कैफे में, जहाँ पर जैक और जियो के साथ डैनियल, वास्को, मीरा और हनेल भी होते हैं। जैक सबको सिचुएशन समझाता है, ये बेवकूफ फिर से एक मुसीबत में पड़ गया है, हम दोस्त हैं इसलिए हमें इसकी मदद करनी होगी। जैक आगे बताता है, बैंक और साइबर क्राइम डिवीजन वीकेंड पर काम नहीं करते, इसलिए इन स्कैम्स को रोकना मुश्किल है। पुलिस मंडे को एक्शन लेगी और तब तक सारा इल्जाम जियो पर आएगा, क्योंकि अपना अकाउंट किसी और को देना भी एक क्राइम है। हमें उन स्कैमर्स को पुलिस से पहले पकड़ना होगा। ये सुनकर हनेल तो जियो को बुरा भला सुनाने लगती है, तुम जाके मर क्यों नहीं जाते? उसके लेक्चर के बीच में ही जैक अपना प्लान बताता है, मैंने आईफोन 10 वाले स्कैम पोस्ट के सारे मोबाइल नंबर सर्च किए हैं और उनसे जुड़ी ईमेल आईडीज निकाली है। ये लोग मल्टीपल आईडीज और फेक फोन्स यूज करते हैं।
चलो इन आईडीज को आपस में बांट लेते हैं और नेट पे सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। वास्को जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कहता है, सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझा सकते हैं? जैक कहता है, सिपाही तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम घर जा सकते हो। सब लोग कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं और आईडी सर्च करना शुरू कर देते हैं। काफी देर बाद रिजल्ट 0। मीरा और जियो कहते हैं, हमें कुछ नहीं मिला। जैक भी परेशान हो जाता है, ये तो काम करना चाहिए था। हनेल ताना मारती है, अगर वो इतने प्रोफेशनल हैं तो वो कोई सुराग क्यों छोड़ेंगे? जैक हार मानकर सर झुका लेता है, मेरे पास कोई और प्लान नहीं है। हनेल एक और शॉट मारती है, जैक स्कूल में लास्ट आता है, उससे तुम इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जियो अब डर के मारे चिल्लाता है, तो अब मैं क्या करूं, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हनेल कहती है, हमें बैंक खुलने का वेट करना होगा और तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कराना होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जियो सोचता है, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक इनके बगल वाली सीट से आवाज आती है। वहाँ पर कोजी बैठा होता है जो इतनी देर से इन सब की बातें सुन रहा था। वो कहता है, तो ढक्कनो, कैसे हो तुम सब? तुम लोगों का ये रोना धोना और नहीं सुना जा रहा था। वो सीधा जियो को टारगेट करता है, अब एक घोंचू, तू अपनी गलतियों से सीखना कब शुरू करेगा? एक असली मर्द बन। आखिर तो इतनी घटिया जिंदगी जी कैसे लेता है? जियो बेचारा शर्म से लाल हो जाता है। जैक कहता है, कोजी इस तरह से बात करना बंद करो और हमारी मदद करो। कोजी अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहता है, वैसे तो मैं इस काम के पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं तेरी मदद फ्री में कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग आगे जाकर मेरे जरूर काम आओगे। और फिर फुल स्वैग के साथ वो कहता है, सो द रियल प्लान अब शुरू होगा। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। और चैप्टर शुरू होते ही कोजी द हैकर इज इन द जोन। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थी जैसे कोई प्रो गेमर चैंपियनशिप में हो। कोजी कहता है, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम उस ईमेल आईडी को गूगल पे सर्च कर रहे थे। फेस पाम। सीरियसली गाइस, तुम्हें लगा इतना इजी होगा? कोजी एक्सप्लेन्स कि वो आईडीज तो सिर्फ स्कैम करने के लिए बनाई गई थी। जियो बेचारा पूछता है, लेकिन तुम ये कर क्या रहे हो? कोजी बस कहता है, चुप करके देखो और सीखो। एंड बैम, अगले ही पल कोजी ने वो इन्फॉर्मेशन निकाल दी जिसके लिए डैनियल और जैक घंटों से अपना सर खपा रहे थे। जैक और डैनियल के तो तोते उड़ गए, लाइक ये तो वही इन्फॉर्मेशन है। कोजी ने एक्चुअली उनकी असली ईमेल आईडी नहीं बल्कि एक पुरानी गेम आईडी निकाल दी थी। उसकी थ्योरी, स्कैमर्स के पास हजारों फेक ईमेल आईडीज हो सकती हैं, लेकिन गेम आईडी बनाते टाइम लोग थोड़े केयरलेस हो जाते हैं। जैक के दिमाग की बत्ती जली, जो वैसे कभी कभी जलती है, और वो बोलता है, मिल गई आईडी, बस अब हानुल की कुछ बिकिनी फोटोज चाहिए, लड़के हॉट पिक्स दिख के फंस जाएंगे। सीरियसली जैक? हानुल गुस्से में कहती है, तो इसके लिए मीरा को क्यों नहीं कहते? जिस पर जैक कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं करेगी। हानुल बस चिल्लाती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। कोजी भी जैक को कहता है, अबे बेवकूफ, तेरी सोच कितनी गिरी हुई है। इससे पहले कि जैक उसे मारने जाए, जियो उसे रोक लेता है। कोजी समझाता है, हमें हॉट फोटो से उन्हें फंसाने का टाइम नहीं है, और क्या पता वो स्कैमर एक लड़की हो। टूशे। कोजी आगे कहता है, पता है क्रिमिनल्स को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? विटनेसेस। इसीलिए वो सुबह सुबह सबूत मिटाते हैं और उसके साथ रिसीट्स भी फेंक देते हैं। बेसिकली कोजी उनकी डिजिटल रिसीट यानी उनकी गेम आईडी ढूंढ चुका था। ये आईडी थी पावर गंडम 2। कोजी का दिमाग देखो, वो गैस करता है कि ओरिजिनल आईडी का नाम पावर गंडम होगा। जियो कहता है, तो गूगल करें। कोजी सेज, नोप, आई हैव अ बेटर आइडिया। क्योंकि नाम इतना यूनिक है, वो सीधा उसे ब्लॉग सर्च इंजिन्स पे ढूंढता है। एंड गेस व्हाट, उसे स्कैमर का रियल सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाता है। जस्ट लाइक दैट सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं, बट कोजी इज लाइक, चिल गाइस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हानुल बताती कि बंदे का फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्राइवेट है, सिर्फ एक फोटो मिली है, प्रोबेबली वेरिफिकेशन के लिए यूज की होगी। कोजी भी थोड़ा परेशान होता है कि बंदा उसकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। जैक मौके पे चौका मारते हुए कहता है, हेडफोन, अब तेरा भी दिमाग नहीं चल रहा ना? कोजी कामली रिप्लाइज, मैं उसे पहले ही ढूंढ चुका हूँ। सब शॉक में। जैक फिर अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, मैं समझ गया, उस एक फोटो में एक स्टोर का साइन है, मतलब वो जगह उस स्टोर के बगल में 2nd फ्लोर पे है। वास्को, हमारा सिंपल माइंडेड हीरो, ये सुनते ही इतना इम्प्रेस हुआ कि वो सीधा भाग गया। उसको लगा बस स्टोर ढूंढना है और काम खत्म। जैक प्राउडली कहता है, देखा मीरा, मैं कितना स्मार्ट हूँ। तभी कोजी कहता है, एक से बढ़कर एक बेवकूफ भरे पड़े यहाँ पर। पुअर जैक। कोजी फिर उनकी बबल बस्ट करते हुए बताता है कि उस नाम के 12,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और वो भी इसी शहर में। LOL। जैक का चेहरा एकदम उतर जाता है, सब निराश हो जाते हैं। तब कोजी बोलता है, मैंने उस एक फोटो से ही स्कैमर को ढूंढ लिया है। वो कहता है, जो भी तुम देखते हो सच्चाई बस उतनी ही नहीं होती। एंड हियर कम्स द मास्टर स्ट्रोक। कोजी उस फोटो की प्रॉपर्टीज चेक करता है और उसे वहाँ से GPS इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हर फोटो में लोकेशन डेटा होता है, अगर आप उसे ऑफ ना करो। कोजी उस डेटा को मैप में डालता है एंड बिंगो, एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। कोजी वास्को को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, उस केंचुए को कॉल करके बुलाओ। लेकिन फोन पर वास्को कहता है,
उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से एक कदम आगे था। वेट व्हाट? वास्को ने नोटिस किया कि फोटो में स्टोर के साथ एक डार्ट बोर्ड का साइन भी था, तो उसने ऐसी जगह ढूंढी जहां दोनों चीजें हों, और वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था जिसका नाम था डार्ट प्रिंस। दिस गाय! जैक चिल्लाता है, वास्को वहीं रुको, हम आ रहे हैं। लेकिन वास्को किसी का वेट करे? नॉट अ चांस। वो अकेले ही उस जगह के अंदर घुस जाता है और वहां गॉड डॉग गैंग के गुंडे बैठे होते हैं। वो वास्को को देखकर हैरान होते हैं, ये बनियान में कौन है? इसे ठंड नहीं लग रही? वास्को गरजता है, यहाँ पावर गंडम कौन है? तभी उनका लीडर, जो गॉड डॉग का नंबर 2 है, अपने रूम से उसको देखता है। उसने पहले भी वास्को को डैनियल के साथ देखा था। वास्को अपनी फाइटिंग पोजीशन में आता है और कहता है, तुम सबको अब सजा मिलेगी। एंड द बैटल इज अबाउट टू बिगिन। एक बंदा जो खुद को पावर कमडम बुलाता है, हीरो बन के आगे आता है। तुझे अकाउंट चाहिए बोल के पॉकेट में हाथ डालता है, और हमारे भोले वास्को को लगता है सच में दे रहा है, बट बैम, सीधा नाक पे एक सरप्राइज मुक्का। वास्को के नाक से खून निकलने लगता है, बट डज ही फॉल? नो वे। उल्टा वास्को उस बंदे का हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ता है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं, फिर उसको उठा के जमीन पे दे मारता है। ये खूनी नजरें देख के सबकी फट जाती है। द रेस्ट ऑफ द गून्स गो एब्सोल्युटली बर्जर्क एंड अटैक हिम, बट वास्को इज ऑन अ होल अदर लेवल। एक को हवा में ही पकड़ के बाकी सब पे बैट की तरह घुमा देता है, एक टकले को उसके टकले पे एक सॉलिड पंच मारता है, और एक चेयर वाले को तो उसके मुंह से पकड़ के बाउंसर ही बना देता है। बेसिकली अ वन मैन रेकिंग क्रू। पीछे से लोगों ने पकड़ा हुआ है, बट वास्को को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो एक जिंदा राक्षस है जो साइटामा की ट्रेनिंग को सीरियसली लेता है बॉस। ये सब तमाशा देख रहा होता है गॉड डॉग का नंबर 2 जिन। जब सारे चिल्लर पार्टी ढेर हो जाते हैं, जिन उठता है, तुम तो सोचा था उससे काफी बेहतर निकले, अकेले सफाई करने आए हो। वास्को एज ऑलवेज गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, बैंक अकाउंट वापस कर। लेकिन जिन भी कम नहीं है, एक सरप्राइज किक मारता है सीधा वास्को के फेस पे। अ प्रॉपर फाइट फाइनली बिगिंस। जिन इजीली डॉजेस वास्कोस पंचेस एंड लैंड्स अ किलर ब्लो राइट इन हिज स्टमक। ही स्मर्क। तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे अटैक पढ़ना बहुत आसान है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे गॉड डॉग के लीडर जोहान और उसकी भी बॉस गन के पास, हु आर हैविंग अ लिटिल चैट इन अ कार। गन इज बेसिकली स्कूलिंग जोहान, तुम अभी भी वो फेक बैंक अकाउंट वाला धंधा चला रहे हो? याद रखना, कुछ भी इलीगल किया और न्यूज में आ गए ना, तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। गन उसे बिजनेस का ज्ञान देता है कि कैसे स्कूल से लीगली पैसा वसूलना है। हर स्टूडेंट से बस $3, इजी पीजी। कार की आगे वाली सीट से गूबी अपनी आवाज सुनाता है, बिजनेस बर्बाद मत करना। फिर बात आती है जिन की। गन पूछता है, वो तुम्हारी गैंग का पहला लीडर कैसा है? जोहान एक्सप्लेन्स हिज टेरिफाइंग फाइटिंग स्टाइल। जिन पहले अपनी अपोनेंट की सारी कमजोरी पता लगाता है, एंड ओनली देन डज ही अटैक। और जब वो अटैक करता है तो बस टॉर्चर करता है, जब तक सामने वाले की हालत मरने वाली ना हो जाए। एंड कट। वापस आते हैं वास्को वर्सेस जिन फाइट पे। और गाइस, यहाँ वास्को की हालत बहुत खराब है। ही इज कम्प्लीटली कवर्ड इन ब्लड, बिल्कुल वैसे ही जैसा जोहान ने बताया था। जिन ने वास्को के सारे मूव्स एनालाइज कर लिए हैं और उसे बुरी तरह से पीटा है, बट इवन आफ्टर ऑल दैट वास्को कीप्स रिपीटिंग, मेरा अकाउंट वापस करो। द डिटर्मिनेशन। जिन लुकिंग कम्प्लीटली रिलैक्स्ड लाइट्स अ सिगरेट एंड सेज, तुम काफी टफ हो द मॉन्स्टर। जिन एक फाइनल ब्लो मारने जाता है गुड बाय बोल के, बट वेट फॉर इट, अचानक से वास्को उसके मुक्के से बच जाता है और एक किक मारता है जिन की टांग पे। ये क्या था? ये है मोए थाई, वास्को का सीक्रेट वेपन। अब वास्को बस चैंट कर रहा है, 1 2 लो, 1 2 लो। ये फाइटिंग स्टाइल उसे सिखाया गया था जहां टीचर की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है और हार मानना नॉट एन ऑप्शन। जिन पहले तो हैरान होता है, फिर हंसने लगता है, वाह मोए थाई, तो अब तक क्यों नहीं यूज किया? वो वास्को को अपने साइड में करने की कोशिश करता है। हमारे साथ मिल जाओ, वैसे भी तुम्हारी गैंग जल्दी खत्म हो जाएगी, हमारे बॉस चारों गैंग्स को मिलाने वाले हैं। एंड ही ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल। ये फेक अकाउंट वाला धंधा जोहान से छुप के हो रहा है, बट हमारा वास्को, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ही अटैक। जिन आराम से उसके 1 2 लो पैटर्न को डॉज कर रहा होता है, सोचता है ये तो बस बिगनर है, एंड दैट्स वेयर ही मेसेस अप। वास्को अचानक पैटर्न चेंज करके जिन की कमर पे एक जोरदार लात मारता है, जिनके मुंह से थूक निकल जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, वास्को एक घूम के ऐसा मुक्का मारता है कि जिन हवा में बेब्लेड की तरह गोल गोल घूमने लगता है। आई एम नॉट किडिंग, अ ह्यूमन बेब्लेड। और इससे पहले कि वो जमीन पे गिरे, वास्को हवा में उड़ते हुए एक घुटना मारता है उसके पेट पे। बूम, जिन इज नॉक्ड आउट कोल्ड। 2 अटैक्स में गेम ओवर। तभी वहां एंट्री होती है डैनियल, जैक और जीहो की। इमेजिन द सीन, पूरा इलाका तबाह, गूंज जमीन पे पड़े हैं और वास्को अकेला एक टेबल पे बैठा है। फाइनली तुम आ ही गए कैप्टन जैक। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जीहो को अकाउंट वापस मिल जाता है और सबके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। और ये खबर कि एक अकेले बंदे ने गॉड डॉग को हरा दिया, आग की तरह सारी गैंग्स में फैल जाती है। उधर जोहान को जब ये पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने फोन में एक फोटो देखता है, वास्को, डैनियल और जैक को देख के उसे धक्का लगता है। जो कुत्ता अपने दोस्तों को काटता है उसको सबक सिखाना जरूरी है।
With that ominous warning, Johan and his crew are on the move. अब आते हैं हम चैप्टर 171 पे और फोकस शिफ्ट होता है जीहो पे। बेचारा उस इंसिडेंट के बाद से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, फुल ऑन डिप्रेशन मोड में है। वो अपने आप को कोस रहा है, मैं कमजोर हूँ, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, मैं एक लूजर हूँ। उसकी नजर एक पेपर कटर पे पड़ती है, तभी उसके फोन पे मैसेज आता है जेम्स का, वही जेम्स जिसने उसे धोखा दिया था, और वो बेशरम पूछ रहा है चल पूल खेलते हैं। बस जीहो का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में घर से निकलता है, सीधा पहुंचता है पूल हॉल में। जीहो उसके पास जाके बोलता है हे जेम्स, तुम्हारी चेन खुली है। और जैसे ही जेम्स नीचे देखता है, जीहो पेपर कटर निकाल के उसके चेहरे पे एक लंबा कट मार देता है। सैवेज! जीहो चिल्ला रहा होता है तुझे अभी लगता है मैं बेवकूफ हूँ, पर गुस्से में आगे बढ़ते हुए खुद ही गिर जाता है। जेम्स एक शैतानी स्माइल के साथ पूल स्टिक उठाता है और जीहो को पीटना शुरू कर देता है। बट जस्ट इन टाइम इन कम्स अ हीरो डैनियल। वो पीछे से आके जेम्स को पकड़ लेता है, जीहो यहाँ से भाग जाओ। पर जीहो तो पागल हो चुका है, वो वापस कटर उठा के जेम्स की तरफ बढ़ता है। डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है, जीहो शांत हो जाओ, पर जीहो उल्टा डैनियल को ही सुनाने लगता है तुम मेरे डैड हो क्या, मेरे रास्ते से हटो। जेम्स डैनियल की पकड़ से निकलने के लिए उसके मुंह पे हेडबट मारता है। डैनियल के नाक से खून आ जाता है, बट ही डजंट लेट गो। जीहो जिसके अंदर गुस्सा और नफरत कूट कूट के भरी हुई है, आगे बढ़ता है और जेम्स को एक जोरदार धक्का दे देता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके ठीक पीछे कांच की खिड़की थी। धक्के से शीशा टूटता है और जेम्स और उसको पकड़े हुए डैनियल दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। एंड दैट्स द क्लिफहैंगर गाइस। कैन यू इवन बिलीव इट? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? वी विल हैव टू वेट एंड सी। सीन की शुरुआत होती है विद अ फुल ऑन हॉरर मोमेंट। जीहो ने सीधा साइको मोड ऑन करके जेम्स और हैंडसम डैनियल को 3rd फ्लोर से धक्का मार दिया। दोनों नीचे गिरते जा रहे हैं और बस इम्पैक्ट होने ही वाला है कि कट। और उधर हमारा मोटा डैनियल अपनी नींद से झट से उठ जाता। मतलब एक ही बात क्लियर है, हैंडसम डैनियल नीचे क्रैश हो चुका है और अब अनकॉन्शियस पड़ा। ओरिजिनल डैनियल की हालत प्योर पैनिक मोड। मतलब बंदा अपने डेथ को लिटरली फील करके अब पसीने में तरबतर है। वो तुरंत भागता है उस जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ। वहाँ माहौल फुल कियोटिक है। क्राउड, एम्बुलेंस, पुलिस, डिटेक्टिव सब आ चुके हैं। जेम्स और हैंडसम डैनियल को स्ट्रेचर्स पे उठाया जा रहा है। पैरामेडिक्स चिल्ला रहे हैं कॉन्शियस है क्या? और जवाब आता है नो सर दे आर नॉट। सीनियर नर्स जूनियर को डांट रहा है, ओए गर्दन पकड़ साफ, अगर स्पाइनल इंजरी हो गई तो। बेचारा जूनियर बस टू सॉरी सर बोल रहा है। और कॉर्नर में खड़ा डिटेक्टिव अपने हॉक आई से सिचुएशन देख रहा है। डिटेक्टिव जीहो से पूछता है सो यू आर सेइंग दे फॉट ईच अदर? जीहो कांपता हुआ बोलता है यस सर, वो दोनों मेरे दोस्त हैं। दोस्त? भाई जिस बंदे को मारती प्लान बनाई थी अब दोस्त बोल रहा है। वो सोचता है मैंने झूठ नहीं बोला, टेक्निकली बस अपना पार्ट छुपा दिया। एंड देन उसके दिमाग के अंधेरों की खिड़की खुलती है। अगर दोनों मर गए तो क्या मैं मर्डरर बन जाऊंगा? नहीं, सेल्फ डिफेंस बोल दूंगा, डिटेक्टिव को कभी पता नहीं चलेगा। और अगर वो होश में ना आए तो मैं तो बच जाऊंगा। क्या लेवल का मॉन्स्टर बन गया है जीहो। और उसी टाइम डिटेक्टिव उसकी आंखों में ऐसे घूरता है जैसे एक्सरे कर रहा हो। क्लियर है ये डिटेक्टिव कोई आम बंदा नहीं है, ये इंसान दिमाग पढ़ लेता है। कट टू एम्बुलेंस सीन। जेम्स की हालत खराब है, पल्स ऊपर नीचे, पैरामेडिक्स पैनिक। हैंडसम डैनियल खून में लथपथ पड़ा है, हाथ, पैंट, शूज सबसे लाल है। ओरिजिनल डैनियल भीड़ में खड़ा ये देखकर अपना कंट्रोल खो देता है। वो आगे दौड़ता है पर पुलिस रोक देती है, यहाँ अलाउड नहीं है। एंड हिज ब्रेन इज स्क्रीमिंग इनसाइड, वो मैं हूँ, लेकिन वो तो मैं हूँ। बंदा अपने ही इंजर्ड वर्जन को देख के टूट रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ चिल्ला रहे हैं पल्स चेक करो, एपिनेफ्रिन लाओ, ईसीजी रेडी। और पुलिस ट्राई कर रही है उस इंजर्ड डैनियल की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। ओरिजिनल डैनियल की हालत एकदम शैटर्ड। सर्जरी किसके लिए? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल ठीक, ये क्या नॉनसेंस है। लेकिन एम्बुलेंस तेज रफ्तार से दूर चली जाती है और मोटा डैनियल बेचारा उसके पीछे दौड़कर चिल्लाता है डोंट गो, दैट्स माय बॉडी। उसे लगता है जैसे उसकी नई लाइफ जो अभी शुरू ही हुई थी उससे छीनी जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर हार्ट बीट फ्लैट लाइन, पल्स गायब, डिफिब्रिलेटर निकाला जाता है, शर्ट फाड़ दिया, वही इलेक्ट्रिक शॉक मूवी सीन वाला। हैंडसम डैनियल के दिल को रीस्टार्ट करने की फाइट चल रही है। और उधर डेस्परेशन में मोटा डैनियल डिसाइड करता है मैं बस स्विच कर लूंगा, मुझे दूसरी बॉडी में जाना ही होगा। और बंदा लिटरली अपना सर जमीन पे पटकना शुरू कर देता है ताकि नॉकआउट हो जाए। पैरेलल सीन्स माय गॉड। एम्बुलेंस में शॉक्स दिए जा रहे हैं और ओरिजिनल डैनियल अपना सर तोड़ मार रहा है। वो अपने दिमाग में गरज रहा है डैनियल पाक वेक अप, यू हैव टू वेक अप। और मिरेकल, हैंडसम डैनियल के हार्ट बीट वापस आ जाती है। और जैसे ही हम सांस ले पाते एक सॉफ्ट कट और स्क्रीन शिफ्ट टू हनुल। वो बैठी है मोटे डैनियल के कन्वीनियंस स्टोर के बाहर। कोल्ड विंटर ब्रीज चल रही है। वो मन में सोचती है इतनी ठंड है, क्या ये पहला बर्फ गिरना शुरू हो गया? जीहो अब तक स्टोर में क्यों नहीं है? एकदम मिस्टीरियस वाइब और वही चैप्टर कट हो जाता है।
क्लिफ हैंगर लेवल एकदम हार्ट अटैक इंड्यूसिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जे हाई स्कूल से। वास्को हमारा गुड बॉय डैनियल को कहता है, ले डैनियल इसे पी ले, तू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। हमारा हैंडसम डैनियल एक लोहे की रॉड के सहारे खड़ा है क्योंकि बेचारे को बहुत चोट आई है। सारे दोस्त वहाँ आते हैं, जैक, वास्को, जोहे, क्रिस्टल, मीरा, सब। डैनियल अपने मन में सोचता है, थैंक गॉड मैं इन सबको दोबारा देख पा रहा हूँ, मैं तो परेशान ही हो गया। तभी पीछे से लोगन ले आता है, दिस गाय। वो डैनियल के कंधे पर हाथ रख के कहता है, बधाई हो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, चल साथ में स्टोर तक चलते हैं। डैनियल एकदम हैरान, ये कब से मेरा दोस्त बन गया, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लेकिन द रियल शॉकर इज येट टू कम। हैंडसम डैनियल के होते हुए भी वहाँ पर मोटा डैनियल भी खड़ा है। What? और क्रिस्टल इन हर मोटी फॉर्म मोटे डैनियल से पूछती है, क्या तुम साथ में आना चाहते हो, पर तुम हो कौन। बाकी सब भी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उसे पहचानते ही नहीं है। बेचारा मोटा डैनियल अपने मन में सोच रहा है, ये सब क्या चल रहा है। और फिर दी अल्टीमेट बिट्रेयल। हैंडसम डैनियल मोटे डैनियल के सर पे हाथ रख के कहता है, चल तू भी चल, पैसे मैं दे दूंगा। कैन यू बिलीव दी ऑडेसिटी। मोटा डैनियल तो बस उसकी शक्ल देखे जा रहा है, एकदम शॉक्ड। फिर हैंडसम डैनियल कहता है, ओह तो तुम नहीं आना चाहते, ठीक है चलो गाइस हम चलते हैं। जाते जाते वो मोटे डैनियल को देखता है और उसके चेहरे पर ऐसी डेविलिश स्माइल होती है ना, चिल। हमारा असली डैनियल पीछे से चिल्ला रहा है अपने मन में, ऑफ कोर्स, रुको वो शरीर मेरा है, वो एक बहरूपिया है, असली डैनियल मैं हूँ। एंड कट। सब एक सपना था। मोटा डैनियल जो सड़क पर अपना सर पटक रहा था वहीं बेहोश हो गया था। ये सब उसने बेहोशी में देख। उसके माथे से खून निकल रहा और वो सोच रहा है, कितने टाइम बाद सपना आया। बट वेट, ये सच में सपना ही था ना, मुझे सपने आते कैसे। फिर उसे याद आता है, अच्छा हाँ, मेरी दूसरी बॉडी 3rd फ्लोर से गिरी थी और अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मैं उसमें उठ सकूं, इसलिए माइंड स्वैप नहीं हुआ। हमारा मोटा डैनियल फटाफट हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी हैंडसम बॉडी एडमिट। उसे देखकर वो सोचता है, कितनी बुरी तरह जख्मी है ये शरीर, कहीं इसका दिल धड़कना तो बंद नहीं हो गया। इतने में पास खड़ी नर्स और डॉक्टर उससे कहते हैं, हे अगर तुम इसके दोस्त हो तो इसकी मॉम का नंबर है, फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इसका बहुत खून बह गया है, दिल की धड़कनें भी बंद हो चुकी थी। डैनियल को समझ आता है, अच्छा इसलिए मैं बॉडी चेंज नहीं कर पाया। फिर नर्स आगे कहती है, पर अजीब बात है, गिरने के हिसाब से इसकी हालत काफी बेहतर है। मैंने सुना इसके साथ एक और पेशेंट गिरा था और वो इसके ऊपर गिरा था, फिर भी उसकी हालत इससे ज्यादा खराब है। मैंने अपने करियर में ऐसी बॉडी नहीं देखी, कोई एथलीट है क्या ये। शी एड्स, पहले से काफी आराम है इसे, आई थिंक इसका ऑक्सीजन मास्क भी निकाल सकते हैं। डैनियल अपने मन में, मैं नहीं मरा, थैंक यू गॉड। तभी डॉक्टर कहती है, पुलिस ने इसकी आइडेंटिटी दी क्या। नर्स, नहीं अभी तक नहीं। डॉक्टर, फैमिली मेंबर के बिना इलाज कैसे करेंगे। और डैनियल, आइडेंटिटी। कट टू द पुलिस स्टेशन। वहाँ पुलिस वाले मोटे डैनियल की आईडी डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने स्कूल से मंगवाई थी। एक डिटेक्टिव के हाथ में वो आईडी है और वो कहता है, डैनियल पार। मुझे लगता है इसे बुली किया जाता होगा, इसलिए ये उस बंदे को लेकर 3rd फ्लोर से कूद गया। डिटेक्टिव आगे कहता है, असली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास विटनेस सिर्फ एक ही है, और वो विटनेस कौन है, नन अदर देन जीहो। वो वहाँ डर के मारे कांप रहा है। शांत हो जाए जीहो, मैं बस एक विटनेस हूँ। लेकिन ये डिटेक्टिव मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया। नहीं, मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। वो मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, मैं आगे से अच्छा बच्चा बनूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, बस वो दोनों डैनियल और जेम्स होश में नहीं आने चाहिए। लॉल, दी आयरनी। तभी डिटेक्टिव इसके पास आता है, टेबल पर एक पेपर कटर रखता है, वही जिससे जीहो ने जेम्स को कट किया था, और कहता है, तुम जानते हो ये क्या है ना। जीहो का चेहरा देखने लायक था। बैक एट द हॉस्पिटल एक पुलिस वाला कॉल पर कहता है, हाँ मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, पेशेंट मेरे सामने है, मुझे आईडी पेपर्स मिल गए और मैं दे दूंगा। उसके हाथ में जो आईडी है उस पर मोटे डैनियल की फोटो है। पुलिस वाला हैंडसम डैनियल को बेड पर देखता है, फिर फोटो को, और कंफ्यूज हो जाता है, ये दोनों एक ही है क्या, तगड़ी डाइटिंग की है इसने या प्लास्टिक सर्जरी। और तभी उसकी नजर बगल में बैठे मोटे डैनियल पर पड़ती है। बूम, द कॉप इज शुक। उसके हाथ से पेपर गिर जाता है। फोटो वाला बंदा उसके सामने जिंदा बैठा है। ये क्या है, इसका जुड़वा या कोई भूत। डैनियल जमीन पर गिरे पेपर को देखता है जिस पर उसकी फोटो है। ओ, तो ये यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। स्कूल वालों ने दे भी दी आईडी, ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। पुलिस वाला मोटे डैनियल से पूछता है, हे बच्चे, क्या तुम्हारा नाम डैनियल।
इससे पहले कि वो पूरा बोल पाता, डैनियल एक अजीब सा चेहरा बना के कहता है, तुमने क्या कहा, क्या बोल रहे हो? इतना अजीब चेहरा कि पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई है। डैनियल मन में सोचता है, बच गया, थैंक्स टू माय एक्टिंग स्किल्स। वो वहां से खिसकने की कोशिश करता है, कहता है मुझे बाथरूम जाना है, चलता हूँ, और मन में सोचता है बस यहाँ से शांति से निकलना है। लेकिन द यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स। जैसे ही वो मुड़ता है, सामने से उसकी मॉम आ जाती है। मेरे बच्चे, मेरे बेबी, तुम कैसे हो? वो रो रही है और डैनियल को हग कर लेती है। डैनियल का दिमाग खराब, अब मॉम यहाँ क्या कर रही है? पुलिस वाला ये सब देख लेता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपने अभी इसे डैनियल पार्क कहा? अब मैम, मेरी मम्मी की तरफ क्यों देख रहे हो? किसी तरह इस मॉम को हैंडसम डैनियल के पास जाने से रोकना होगा। मॉम कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा तो मेरे साथ है। पुलिस वाला, आप डैनियल पार्क की मदर है ना, जो जे हाई स्कूल में पढ़ता है? मॉम, हाँ, पर मेरा बेटा इतना लंबा नहीं है। पुलिस वाला अब सुपर कंफ्यूज्ड है। वो फोन निकालता और कॉल करता है। मुझे लगता है यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, शायद जे हाई स्कूल में 2 डैनियल पार्क हैं। क्या तुम दोबारा चेक करके बता सकते हो? ये सुनकर तो डैनियल के होश ही उड़ जाते हैं। इसका सारा सच सामने आ सकता है। स्कूल में आईडी मोटे डैनियल की है, पर पढ़ता वहाँ हैंडसम डैनियल है। अगर ये बात बाहर आ गई तो डैनियल के पास कोई जवाब नहीं होगा। एंड ऑन दैट मैसिव क्लिफ हैंगर द चैप्टर एंड्स। कैन यू इवन इमेजिन द टेंशन? तो आज का चैप्टर शुरू होता है डैनियल की मॉम के साथ, जो बेचारी हॉस्पिटल आते आते गिर गई है और उनके पैर पे चोट लग गई है। एक नर्स उनकी ड्रेसिंग कर रही है और पूछ रही है, आंटी आपको दर्द नहीं हो रहा? आपके पैर में काफी सारे कट्स लगे। पर माँ तो माँ होती है। डैनियल की मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ, प्लीज एक बार आप मेरे बेटे को चेक कर लीजिए कि क्या वो ठीक है। फिर वो हैंडसम डैनियल को देखकर मनी मन सोच रही है, हाय इस बच्चे का क्या होगा? मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि मैं इसको पहचान भी नहीं पाई थी। डैनियल बेटा, वो सोचती है, क्या तुम्हारा दोस्त ज्यादा सीरियस है? मुझे यकीन नहीं होता। मैं इतनी खुश थी कि तुम सेफ हो, इस चक्कर में मैं तुम्हारे दोस्त को देखना ही भूल गई। क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेचारी को गिल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस वाला भी फुल परेशान है, क्योंकि स्कूल से बार बार सिर्फ मोटे वाले डैनियल की ही आइडेंटिटी भेज रहे हैं। और हमारा डैनियल मन में सोच रहा है, अब मैं क्या करूं? ये पुलिस वाला चाहे कितनी भी बार मेरी आइडेंटिफिकेशन मांग ले, उस पे हमेशा मेरी ही फोटो होगी, इस हैंडसम डैनियल की नहीं, क्योंकि जे हाई स्कूल में सिर्फ एक ही डैनियल पार्क है और वो मैं हूँ। लेकिन तभी द वर्स्ट हैपेंस। पुलिस वाला फोन पे कहता है, क्या तुम कह रहे हो स्कूल में सिर्फ एक ही डैनियल पार्क है? आर यू श्योर? डैनियल ये सुन लेता है और उसके तो होश ही उड़ जाते। ओह नो, इन लोगों को पता चल गया। पुलिस वाला पलट के कहता है, अरे बच्चे, तुम्हारा नाम ही डैनियल? पर देखता है तो डैनियल वहां से गायब। हम देखते हैं कि डैनियल एक कोने में छिपा बैठा है, पूरा घबराया हुआ, और क्या कर रहा है? अपने मोबाइल पे सर्च कर रहा है, हाउ टू मेक अ न्यू आइडेंटिटी। सीरियसली डूड, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वो हैंडसम डैनियल के लिए गैर कानूनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, बट ऑब्वियसली इंटरनेट पे ऐसी चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। वो सोचता है, किससे बोलूं? क्रिस्टल को? नहीं, उसको अपना राज बताना पड़ेगा। दोस्तों से आईडी मांगू? नहीं, पुलिस को पता चल जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक और ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्या मैं अभी स्कूल जाके अपनी फोटो बदल दूं? अरे यार, ये थोड़ी ना काम करेगा। उसकी फटके 4 हो चुकी है। अगर सबको मेरी 2 बॉडीज के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या स्कूल मेरे ऊपर फ्रॉड का केस कर देगा? कहीं वो मेरी बॉडी पे रिसर्च तो नहीं करने लगेंगे? फाइनली वो डिसाइड करता है कि ठीक है, अब एक ही रास्ता है, मुझे यहाँ से अपनी दूसरी बॉडी को लेकर भागना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी दूसरी बॉडी के पास जाता है, प्लॉट ट्विस्ट, द बॉडी इज नॉट देयर। वो फुल हैरान, कहाँ गई मेरी बॉडी? लोगों से कहाँ ले गए? उसकी मॉम पास के बेड पे लेटी होती है, तो वो उनसे पूछता है, मॉम, मेरा दोस्त डैनियल, उसे वो लोग कहाँ ले गए? मॉम कहती है, बेटा, ऑफिसर को एक फोन कॉल आया था और उसके बाद वो डैनियल को यहाँ से ले गए। सुनते ही डैनियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे। यहाँ डिटेक्टिव जीहो से इंटेरोगेशन कर रहा है। उसके हाथ में है द पेपर कटर। डिटेक्टिव कहता है, ये हमें वहाँ से मिला था जहाँ से तुम्हारे दोनों दोस्त गिरे थे। तुम्हें पता ये क्या है ना? देखो बच्चे, सच सच बता दो, मैं जानता हूँ तुम कुछ छिपा रहे हो। जीहो मनी मन डर रहे। शिट, इसे ये पेपर कटर कहाँ से मिला? मुझे लगा था मैंने इसे ठिकाने लगा दिया। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता के माफी मांग लेता हूँ। जीहू को लगता है कि बस गेम ओवर। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, वो सब कुछ। लेकिन तभी डिटेक्टिव बोलता है, अपने दोस्तों को बचाना बंद करो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ डैनियल ने किया है ना? तू उसको क्यों बचा रहा है? व्हाट? जियो एकदम हैरान। उसे लगा था कि डिटेक्टिव को सब पता चल गया है, पर यहाँ तो सारा का सारा शक डैनियल पर है। और जियो के चेहरे पे आती है एकदम डेविल वाली स्माइल। डिटेक्टिव उसे समझाता है, बेटा, अपने दोस्तों के लिए सजा मत ले, तूने कुछ नहीं किया है। और यहाँ जीहो बॉय ने शुरू कर दिया अपना फुल ऑन डेली सोप वाला ड्रामा। आंखों से गंगा जमुना बह रही हैं। मन में सोच रहा है, क्या मैं अब घर जा पाऊंगा? डिटेक्टिव कहता है, अरे रोना बंद करो बच्चे। तो जीहो रोते रोते कहता है, नहीं,
ये सब मेरी गलती है। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे उन दोनों को आपस में लड़ने नहीं देना चाहिए था। और ये बोलते बोलते उसके चेहरे पे 1 सेकंड के लिए आती है एकदम विलन वाली स्माइल। एक्टिंग देख रहे हो बंदे की? ऑस्कर दे दो इसको कोई। वो मनी मन सोच रहा है थैंक यू गॉड। लेकिन कर्मा इज अ क्वीन। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आता है और क्लिक, जियो के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। जियो की तो बिल्कुल जिल्लत हो गई, सारी मेहनत पानी में। दूसरा पुलिस वाला डिटेक्टिव से कहता है सर हमें सबूत मिल गए। बाथरूम में जो कपड़ों पे खून के धब्बे मिले थे वो जीहो पाक के हैं और एक आई विटनेस भी है जिसने खिड़की से 2 हाथ देखे थे जिसने उन दोनों को नीचे धक्का दिया था और ऊपर जीहो पाक के अलावा और कोई नहीं था। बूम! ये केस अब बन चुका है अटेम्प्ट टू मर्डर। वापस आते हैं हॉस्पिटल में। मोटे वाले डैनियल को स्टाफ ने बताया है कि उसके दोस्त को रूम नंबर 602 में शिफ्ट कर दिया। डैनियल सोचता है कि अच्छा तो उन्होंने मेरी दूसरी बॉडी को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, पर क्यों? वो रूम के बाहर देखता है पर वहाँ डैनियल पार्क का नाम नहीं लिखा होता। वो सोचता है शायद अभी अपडेट नहीं किया होगा। वो रूम के अंदर जाता है और वहाँ कोने में उसे अपनी दूसरी बॉडी दिख जाती है। वो मन में कहता है फाइनली मिल गई, चुपचाप इसे यहाँ से उठाकर लेके जाना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक चेयर पे पड़े कागज पर जाती है। कट टू हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो बॉडी को यहाँ लाया था। वो फोन पे बात कर रहा है। हाँ, मैं चुपचाप बाहर आ गया हूँ, असली अपराधी मिल गया है, वो जीहो पाक है। इसका मतलब हॉस्पिटल में जो 2 लड़के हैं वो दोनों विक्टिम्स हैं। चलो अब चिंता नहीं कि डैनियल पाक यहाँ से भाग जाएगा, मैंने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। और जिसको हम अब तक डैनियल पाक समझ रहे थे, लकीली उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है। वापस डैनियल के पास उसके हाथ में वो कागज है, वो उसकी दूसरी यानी कि हैंडसम वाली बॉडी की आइडेंटिटी है। उस पेपर पे डैनियल की दूसरी यानी कि हैंडसम वाली बॉडी की फोटो है, पर नाम डैनियल पार्क नहीं है। द नेम इज, वेट फॉर इट, जेम्स ली। बूम! डैनियल एकदम शुक, मन में बस एक ही सवाल, जेम्स ली ये सच में एग्जिस्ट करता है? ये एक असली इंसान है? वो अपनी दूसरी बॉडी की तरफ देखता है और उसके दिमाग में सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है। आखिर तुम हो कौन? गाइज, इसका मतलब डैनियल को ये बॉडी मिलने से पहले ये एक जिंदा इंसान था जो कहीं रहता था, जिसका नाम था जेम्स ली। द प्लॉट हैज जस्ट थिकन टू अनदर लेवल। तो कहानी शुरू होती है सीधे पुलिस स्टेशन से, जहां हमारे जीहो बाबू के हाथों में हथकड़ियां लग चुकी हैं। डिटेक्टिव उससे ऐसी लुक दे रहा है जैसे अभी उसकी सारी पोल खोल देगा। वो कहता है अच्छा तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम कह रहे हो कि वो पेपर कटर डैनियल पार्क का है और तुम वहाँ उन दोनों को छत से गिराने नहीं बल्कि बचाने गए थे? वाह! और वो जो बाथरूम में खून लगे कपड़े मिले हैं वो भी तुम्हारे, जो तुमने वहाँ इसलिए छोड़ दिए ताकि हमें तुम पर शक न हो? मतलब सीरियसली क्या स्क्रिप्ट लिखी है बेटा? जीहो बेचारा ऊपर से तो ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे दूध का धुला हो, पर अंदर ही अंदर उसकी फटी पड़ी है। मन में सोच रहा है कहीं किसी ने मुझे धक्का देते हुए देख तो नहीं लिया। नो, ऐसा नहीं हो सकता, उसे गलतफहमी हुई होगी। ओके जीहो, कूल डाउन। अब से जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। मामला काफी सीरियस लग रहा है। अगर इस डिटेक्टिव को पप्पू बना दिया तो मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। डिटेक्टिव कहता है देख, तेरी एज 18 से कम है, इसलिए हम तेरे साथ मारपीट करके सच नहीं गलवा सकते। ये सुनते ही जीहो के मन में लड्डू फूटा। तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? लेकिन डिटेक्टिव ने उसके सपनों पे पानी फेर दिया। घर? अपने लॉयर या पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ अभी। और फिर होती है ग्रैंड एंट्री जीहो की मम्मी की। फुल ऑन ड्रामेटिक मोड में आते ही डिटेक्टिव पे बरस पड़ती है। मेरा बेटा, मेरा हीरा, वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, बस उसकी संगत कुछ गलत लोगों से हो गई थी। तुमने मेरे मासूम बच्चे के साथ ऐसा किया कैसे? फिर आते हैं पापा जी, जो थोड़े पढ़े लिखे और काम लग रहे हैं। वो आके अपनी वाइफ को शांत कराते हैं। 2 मिनट चुप रहोगी क्या? और फिर डिटेक्टिव से सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग डिटेक्टिव, मैं जीहो का फादर हूँ। देखिए, मेरा बेटा कह रहा है कि वो पेपर कटर उसका नहीं है। मैं आपके डिवीजन हेड को भी जानता हूँ। देखिए, आपने बच्चे को कितना डरा दिया है, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई है। मम्मी पापा का ये हाई वोल्टेज ड्रामा सुनने के बाद डिटेक्टिव फाइनली अपना मुंह खोलता है। और भाई, जब वो बोलता है ना, पूरा माहौल सीरियस हो जाता है। वो कहता है आपको पता है 5 साल पहले बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का एक लड़का था, सेम टू सेम केस। वो भी यही रो रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, पर गेस व्हाट, सारे सबूत उसके अगेंस्ट निकले। अटेम्प्ट टू मर्डर, सबूत मिटाना, पुलिस को झूठी जानकारी देके गुमराह करना, सब सीधा जेल गया। आज वो 23 साल का हो चुका है। ये सुन के जीहो के पेरेंट्स भड़क जाते हैं। आप हमारे बच्चे के सामने ऐसी बातें करके उसे डरा रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास कि धक्का जीहो नहीं दिया? बिना सबूत के आपने उसे हथकड़ियां क्यों पहनाई? सबूत चाहिए? डिटेक्टिव एक मग स्माइल के साथ पेपर कटर की तरफ इशारा करता है। इसके ऊपर तुम्हारे लाडले के फिंगरप्रिंट्स हैं। बड़ी होशियारी से इसने इसके ऊपर से निशान मिटाने की कोशिश की,
लेकिन अकल का दुश्मन ब्लेड से साफ करना भूल गया। 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। और ये सुनते ही जीहो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पकड़ा गया। डिटेक्टिव गरजता है, ऑफिसर इस बच्चे को जेल के अंदर डालो। सीन कट और जीहो को डाल दिया गया है होल्डिंग सेल में। मम्मी बाहर चिल्ला रही है, मेरे बेटे को बाहर निकालो। पापा अपने कॉन्टैक्ट्स की धमकी दे रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ है वो मेरे दोस्त का कजन है, मैं तुम्हें बाहर निकलवा लूंगा। लेकिन जीहो, उसकी तो दुनिया ही हिल गई है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि उसे जेल हो गई है। मन में चल रहा है, जेल मुझे, लेकिन मेरा लॉयर तो अभी तक आया भी नहीं। क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगा? क्या सब कुछ खत्म हो गया? ओ गॉड, अब इन लोगों को पता चल जाएगा कि धक्का मैंने ही दिया था। और जैसे ही उसे रियलिटी हिट करती है, वो बच्चों की तरह रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। मॉम, डैड, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आप कल मुझे पक्का निकाल दोगे ना? पर बेटा, ये कोई स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं है, ये जेल है। उसके रोने धोने से डिस्टर्ब होके एक कैदी उसके सर पे दे मारता है नूडल की प्लेट। अबे ढक्कन, अपना मुंह बंद कर। एक दूसरा कहता है, साले सोने दे चुपचाप। तीसरी आवाज आती है, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ बड़े लोग खाना खा रहे हैं। और सबसे क्रेजी पार्ट क्या है, जिस बंदे ने नूडल की प्लेट फेंकी थी वो उसकी भी नहीं थी। जिसका नूडल था वो बेचारा किसी कछुए की तरह रेंगते हुए जीहो के पास आता है और जमीन से और जीहो के पैरों से नूडल उठा उठा के खाने लगता है। कैन यू इमेजिन द हॉरर? जीहो की तो रूह कांप जाती है ये मंजर देख के। जीहो को एक गार्ड को देख के थोड़ी होप मिलती है, पुलिस ऑफिसर मेरी मदद करो। पर ऑफिसर तो उससे भी बड़ा सैवेज निकला। पास आके कहता है, सुना है अपने दोस्तों को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। तुम जैसा इंसान कचरे का ढेर है। यहाँ हत्या की कोशिश के इल्जाम में आया है ना, कल तुझे यहाँ से सीधा असली जेल भेजेंगे। और हाँ सुन ले, भले ही तुमने उन्हें मारने की कोशिश की हो, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी टपक गया ना, तो बेटा तेरे ऊपर लगेगा मर्डर का केस। द वर्ड मर्डर हिट्स जीहो लाइक अ ट्रक। मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। उसकी सारी हिकड़ी निकल गई है और अब वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान प्लीज 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 उन दोनों को होश आ जाए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो गया काम से। और अब सीन शिफ्ट होता है हमारे ओरिजिनल डैनियल पे। वो ट्रेन में बैठा है और अपने फोन में एक न्यूज आर्टिकल देख रहा है जिसमें उसकी हैंडसम बॉडी की फोटो है और नाम लिखा है जेम्स ली। आर्टिकल में जेम्स ली का एड्रेस भी है और ये भी लिखा है कि उसके पेरेंट्स कोरिया में नहीं रहते। डैनियल का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ रहा है। जेम्स ली, आखिर तुम हो कौन? इसका मतलब मैं एक जिंदा इंसान की बॉडी यूज कर रहा था। पर अगर ऐसी बात है तो मैं फेसबुक पे स्टार बना, स्ट्रीमिंग की, यहाँ तक कि मॉडलिंग भी की। इतने फेमस होने के बाद भी मुझे किसी ने ढूंढा क्यों नहीं? क्या इस बॉडी के पेरेंट्स अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते? क्या जेम्स ली के कोई दोस्त भी नहीं थे जो उसे ढूंढ रहे होंगे? इन्हीं सारी थॉट्स में डूबा डैनियल आखिरकार उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो ये है जेम्स ली का घर। हॉस्पिटल के बिल्स भी इसी नाम के थे। इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। वो गहरी सांस लेके जैसे ही घर की डोरबेल बजाता है, अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पे आता है और एक आवाज कहती है, डैनियल पार्क। डैनियल की तो सिट्टी पिट्टी गुम। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कौन है ये और वो डैनियल को कैसे जानता है? पार्क, गूज बम्स गाइस, प्योर गूज बम्स। और गेस करो ये मिस्ट्री पर्सन कौन था? इट्स जीहो's मॉम। और अकेले नहीं, जीहो के डैड भी साथ में है। आंटी जी तो फुल ऑन मेलोड्रामा मूड में है। रोते हुए पूछती हैं, डैनियल तुम यहाँ, क्या तुम भी जीहो के लिए आए हो? डैनियल बेचारा टोटली कंफ्यूज कि ये जीहो के पेरेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर आंटी जी सीधा पॉइंट पे आती है, डैनियल क्या तुम भी जेम्स ली से कहने आए हो कि इस मामले को खत्म कर दे? थैंक यू बेटा। और यहाँ डैनियल के दिमाग की बत्ती जलती है, मामले को खत्म कर दे मतलब जीहो को पुलिस ने पकड़ लिया है? आंटी जी अपनी ही धुन में है, तुम्हें तो पता है ना हमारा जीहो कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा? डैनियल को याद आता है कैसे उसी अच्छे बच्चे ने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया था। अंदर ही अंदर वो सोचता है, हाँ मुझसे बेटर कौन जानेगा वो कैसा है। सीरियसली हर चीज की एक लिमिट होती है एंड आई थिंक डैनियल अब जीहो से पक चुका है। फिर डैनियल से रहा नहीं जाता और वो बोल ही देता है, आंटी जी आपको अपने बेटी की चिंता है, अच्छी बात है, पर उनका क्या जो उसके साथ बिल्डिंग से नीचे गिरे? उनकी फिक्र नहीं है आपको? सोचने वाली बात यह है कि ये लोग एक बार भी उसकी दूसरी बॉडी को देखने हॉस्पिटल तक नहीं आए। उफ, द बर्न। जीहो के पेरेंट्स तो वहाँ से निकल जाते हैं ये सोचते हुए कि एड्रेस शायद फेक, बट डैनियल गिव अप करने वालों में से नहीं है। वो सोचता है कि फेक कैसे हो सकता है, मैंने तो जेम्स ली के नाम के बिल्स देखे हैं इसी एड्रेस के, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। वो जाके दरवाजा ट्राई करता है एंड व्हाट यू नो, इट्स अनलॉक। अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि आखिरी बार यहाँ सिविलाइजेशन कब थी किसी को नहीं पता। हर तरफ धूल, मिट्टी और अजीब सी ठंडक। डैनियल सोचता है ऑफ कोर्स ये जगह खाली होगी, यहाँ रहने वाला इंसान यानी उसकी बॉडी वो तो मैं यूज कर रहा हूँ। ही इज लाइक अ डिटेक्टिव ऑन अ मिशन। जेम्स ली तुम हो कौन? पूरा कमरा छान मारता है बट नथिंग।
ऑल हिज स्टफ इज हियर, लेकिन उसके बारे में एक सिंगल पीस ऑफ इन्फो नहीं है। जब वो ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला होता है, उसकी नजर पड़ती है एक स्कूल ब्लेजर पे और उस पे साफ साफ लिखा है जेम्स ली। इट्स अ स्कूल यूनिफॉर्म। ब्लेजर पे स्कूल का नाम भी लिखा है। डिंग डिंग डिंग, क्लू नंबर 1। हमारा डैनियल फौरन गूगल पे स्कूल का नाम सर्च करता है, लोकेशन मिलती है एंड ऑफ ही गोज। नेक्स्ट स्टॉप जेम्स ली का स्कूल। और ये कोई शहर का फैंसी स्कूल नहीं है गाइस, ये एकदम पहाड़ी इलाके में है, ट्रेन से 3 घंटे दूर। डैनियल वहां पहुंचता है और देखता है कि गेट पे तो मोटा सा ताला लगा है। सीरियसली, वो सोचता है पहले घर खाली, अब स्कूल पे ताला, कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन हमारा डैनियल कब रुकने वाला है? वो दीवार फांद के एकदम एक्शन हीरो स्टाइल में स्कूल के अंदर घुस जाता है। मिशन फाइंड द स्टाफ रूम, क्योंकि वहीं तो सारे राज दफन होते हैं, राइट? वो स्टाफ रूम में पहुंचता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। द रूम इज फिल्ड विद ट्रॉफीज। डैनियल सोचता है स्कूल बंद हो गया और ये लोग इतनी सारी ट्रॉफीज यहीं छोड़ गए। बट देन ही लुक्स क्लोजर। एक ट्रॉफी पे उसकी नजर जाती है, उस पे लिखा है जेम्स ली नेशनल आर्ट कॉम्पिटिशन। ओह, सो ही वाज एन आर्टिस्ट। फिर दूसरी ट्रॉफी देखता है, उस पे भी जेम्स ली लिखा है नेशनल पोएट्री कॉम्पिटिशन। वेट, अ पोएट टू, ये बंदा तो जीनियस लग रहा है। फिर उसकी नजर घूमती है और उसे रियलाइज होता है 1 2 3 नहीं, इस कमरे में जितनी भी ट्रॉफीज हैं उन सब पर एक ही नाम है, जेम्स ली। कैन यू बिलीव दिस? सारी की सारी ट्रॉफीज अकेले जेम्स ली की हैं। ये बंदा किस लेवल का लेजेंड था यार, इसने इतनी अचीवमेंट्स को ऐसे ही यहाँ धूल खाने के लिए छोड़ दिया है। दिस जस्ट शोज कि जेम्स ली का लेवल नेक्स्ट ही लेवल का था। इतनी सारी ट्रॉफीज देखकर डैनियल की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो और ढूंढना शुरू करता है, कुछ भी मिल जाए, एनीथिंग। एक ड्रॉर में उसे ढेर सारी नोटबुक्स मिलती हैं, सब पे बस जेम्स ली का नाम है। बट देन वो देखता है ड्रॉर के अंदर चिपकी हुई एक फोटो में एक आदमी और एक औरत है जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। क्या ये जेम्स ली के पेरेंट्स हैं? और फोटो के पीछे एक दुकान का नाम लिखा है ए मार्ट। गच्चा। क्लू नंबर 2। सो डैनियल फौरन निकल पड़ता है ए मार्ट की खोज में, जो स्कूल से बस 10 मिनट की दूरी पे था। बट ऑफ कोर्स किस्मत उसके साथ नहीं है, ये जगह भी बिल्कुल खाली है। सीरियसली, डैनियल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ नहीं मिलता, ऐसा लग रहा है मैं किसी भूत का पीछा कर रहा हूँ। और जैसे वो ये सब सोच रहा होता है, एक खिड़की से बाहर देखता है एंड जंप स्केयर। खिड़की के बाहर एक अजीब सा डरावना सा बुढ़ा आदमी खड़ा है। डैनियल तो ऑलमोस्ट डर के मारे बेहोश हो जाता है, सोचता है भूत है क्या। बट द ओल्ड मैन स्पीक। यहाँ चोरी करने के लिए कुछ नहीं है, पिछले 5 साल से यहाँ कोई नहीं रहता। डैनियल की तो पैंट गीली हो जाती है, बट देन ही रियलाइजेस कि ये बस एक नॉर्मल इंसान है जो पास में रहता है। वो उस बुढ़े आदमी से घर के बारे में पूछता है और वो बताता है कि यहाँ एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था, लेकिन फिर वो दोनों कहीं चले गए 5 साल पहले। डैनियल को लगता है कि वो फिर से एक डेड एंड पे आ गया है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ टंगे एक पुराने कैलेंडर पे जाती है। कैलेंडर भी 5 साल पुराना है, उसमें एक डेट 17th सर्कल की हुई है और सर्कल के नीचे लिखा है मूविंग डे सोल, और उसके साथ लिखा है एक एड्रेस डैनियल जानता है, क्योंकि ये वही एड्रेस है जहां वो रहता है। बूम, माइंड ब्लोन। डैनियल बिल्कुल शॉक। 17 तारीख को यहाँ से जाने का दिन, और वो भी मेरे एड्रेस पे। डैनियल फौरन ट्रेन पकड़ के वापस सोल आता है। रात हो चुकी है, वो अपने घर के बाहर खड़ा है और उसे घूर रहा है। सारी पीसेज अब जुड़ रही हैं। जेम्स ली, तो तुम यहाँ रहते थे मेरे घर में? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे। क्या ये बस एक इत्तेफाक है? क्या मुझे उसकी बॉडी इसीलिए मिली क्योंकि वो मेरे घर में रहता था? What is going on? और जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, उसके घर के अंदर से एक आवाज आती है, डैनियल पार्क, तुम काफी लेट हो। एंड दैट्स वेयर द चैप्टर एंड। Who is inside his house? डैनियल का दिल तो धक धक करने लगा। मेरे घर के अंदर कौन है? डोंट टेल मी मैंने जेम्स ली को ढूंढ लिया है। नो वे। हिम्मत करके वो झट से दरवाजा खोलता है एंड वहाँ सोफे पर कौन बैठा है? एक हैंडसम सा मिस्टीरियस बुढ़ा, और ये कोई और नहीं बल्कि द वन एंड ओनली चार्ल्स चॉय है, यानी हमारी क्रिस्टल के ऑल पावरफुल फादर। चार्ल्स कामली पूछता है, आखिर तुम जेम्स ली के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? बूम, डैनियल का तो दिमाग ही फट गया। इसको कैसे पता? हाउ मच डज दिस मैन नो? वो डिसाइड करता है कि चुप रहेगा, एक भी लफ्ज नहीं बोलेगा, वरना उसकी 2 बॉडीज का राज खुल जाएगा। चार्ल्स उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारा चेहरा सच में देखने लायक है। कंफ्यूज्ड हो कि मैं अंदर कैसे आया? He then dangles a key। जब मेरे पास ऐसी चाबी हो, मैं जब चाहे आ सकता हूँ, he said। तुम्हारे पास भी अपने घर की 2 चाबियां हैं, है ना? And then he drops the bomb। इन 2 चाबियों की तरह तुम्हारे पास 2 बॉडीज भी है, जिसकी मदद से तुम अपनी बेकार सी सच्चाई से भाग जाते हो। OMG, डैनियल इज शुक। इस आदमी को सब पता है। चार्ल्स अपना डंडा आगे करता है और कहता है, तुम अपना तोहफा बर्बाद कर रहे हो, कचरे के कहीं के। मैं तुम्हें और इसे बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। डैनियल डरते डरते पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें ये सब, पर चार्ल्स उसका मुंह पकड़कर उसे दीवार पर दे मारता है। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझसे सवाल पूछने का, ही स्नार्ल्स। सुनो, इस दुनिया में जेम्स ली नाम का कोई इंसान नहीं है।
वो एक नकली पहचान थी जो मैंने तुम्हारी दूसरी बॉडी को छुपाने के लिए बनाई थी। कैन यू बिलीव इट? सारी मेहनत, सारी जासूसी, सब पानी में। चार्ल्स कंटिन्यू, जो हॉस्पिटल में बॉडी पड़ी है वो तुम्हारी है, जेम्स ली की नहीं। इसलिए जेम्स ली के बारे में भूल जाओ, अपना ये जासूसी का खेल यहीं खत्म कर दो। फिर वो डैनियल को छोड़ देता है और कहता है, मैं सारे सबूत मिटा चुका था, लेकिन तुम उसके इतना नजदीक पहुंच गए। आई एम इम्प्रेस्ड। जैसे ही चार्ल्स वहां से जाने लगता है, डैनियल हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, तो फिर मैं अपनी दूसरी बॉडी का क्या करूं? मुझे जवाब दो। चार्ल्स रुकता है और कहता है, तो ठीक है, तुम्हें उस बॉडी से डीजी से भी आगे निकलना होगा। ही एक्सप्लेन, डीजी मेरे लिए एक खजाने की तरह है, पर अब वो बहुत बड़ा बन चुका है। मुझे साबित करो कि तुम डीजी से बेहतर हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। एंड विद दैट ही लीव्स अ स्टन्ड डैनियल बिहाइंड। डीजी से बेहतर? लेकिन कैसे? मैं ये कैसे करूंगा? सीन शिफ्ट्स टू द पुलिस स्टेशन। यहाँ हमारा साइको जीहो अपने वकील के साथ बैठा है। वकील उससे जेम्स ली के बारे में पूछ रहा है, पर जीहो तो अपनी ही धुन में है। जेम्स ली कौन? मैंने जिस इंसान को धक्का दिया था वो डैनियल पार्क था। वकील डैनियल की परफेक्ट बॉडी की फोटो आगे रखते हुए कहता है, क्या तुम इसको नहीं जानते? जीहो फोटो देखता और शॉक हो जाता है, यहाँ जेम्स ली क्यों लिखा है? ये डैनियल पार्क की जगह आखिर है कौन? ये नकली नाम यूज कर रहा है। द लॉयर हु इज क्लियरली अ प्रो एट दिस शेडी बिजनेस टेल्स हिम टू लिसन केयरफुली। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया है मुझे हायर करने के लिए, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम वो अरमान हो जिसके साथ गलत हुआ है। तुम अकेले रहते थे, सारे बच्चे तुम्हें परेशान करते थे, और जिन दोनों को तुमने धक्का दिया था वो तुम्हें सबसे ज्यादा बुली करते थे। इस वजह से तुम डिप्रेशन में चले गए और तुम्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई, और जो हुआ वो बस एक हादसा था। तुम बस अपने आप को बचा रहे थे, समझे? जैसा मैंने कहा है वैसा ही बोलना। जीहू खुश हो जाता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। कट टू द कोर्ट रूम। द जज डिलीवर्स द वर्डिक्ट। जीहू पार्क को अपराधी पाया जाता है और उसको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। व्हाट? जीहू इज स्टन्ड। उसके पेरेंट्स भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं कि उनके बच्चे पर दया करो, पर कोई नहीं सुनता। और वकील, वो तो चुपचाप सुमदी में निकल लेता है। जीहो बस यही सोच रहा है, क्या मुझे 2 साल की सजा हो गई? और अब फाइनल सीन। जीहो एक बस से उतरता है जिसके अंदर और भी कैदी है, सब एक रस्सी से बंधे हुए हैं, और उसके आसपास एक से बढ़कर एक लंबे चौड़े खूंखार कैदी हैं। हमारा छोटू सा जीहो तो उनके सामने एक बच्चा लग रहा है। एक कैदी रस्सी खींचता है और जीहो जमीन पर गिर जाता है। वो लोग जेल के अंदर एंटर करते हैं, जो पहले से ही डेंजरस लुकिंग कैदियों से भरी हुई है। गार्ड बाहर से दरवाजा बंद करता है, एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ से शुरू होती है जीहो की नई जिंदगी। वेलकम टू प्रिजन जीहो, इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड। तो दोस्तों, एक तरफ जीहो के जेल में एंट्री हो चुकी है और दूसरी तरफ डैनियल की लाइफ में चार्ल्स जॉय की। अब आगे क्या होगा? इस सीरीज के सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। कमेंट करो नेक्स्ट मन हवा का नाम जो आप देखना चाहते हो, और इस मन हवा के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्क्रीन पे आए हुए लाइक्स एंड कमेंट का टारगेट कंप्लीट कर दो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।